हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम सीए प्रमोद पत्तिपाटी एंड यू वाचिंग सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्लासेस। तो हमने स्टार्ट किया था बोरिंग कॉस्ट का दो लेक्चर्स ऑलरेडी हमने खत्म किया। दो लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या क्या चालू किया था सर। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग समझा था, राइट। बोरिंग कॉस्ट का मीनिंग में क्या क्या आएगा सर? इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट आएगा। और इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट में भी स्पेसिफिक होगा क्या सर? इंटरेस्ट जो फाइनेंस कॉस्ट है हमारा वो इंक्लूड करेंगे, एंड अदरवाइज जो भी मेरा ये है प्रोसेसिंग फीस है या फिर अंडरराइटिंग कमीशन है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स है, वो हम इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है। देन उसके बाद सर इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा? क्या इंक्लूड नहीं होगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में भी जो जो क्लासीफाई होगा अंडर द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, क्लासिफाइड अंडर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये समझा था हमने कल डिटेल में। जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में क्लासिफाई होगा उसी को हम क्या मानेंगे सर? एक्सक्लूडिंग दी बोरिंग कॉस्ट। फिर बाकी का जो फाइनेंशियल लायबिलिटी मानेंगे उसको क्या करेंगे? वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट पे करेंगे वो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन होगा। देन उसके बाद हमने कंपोनेंट्स देखा था। कंपोनेंट्स में क्या क्या आएगा सर? इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, फाइनेंस चार्जेस आएगा, फिर एक्सचेंज डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट सर हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट को चार्ज कैसे करते हैं? हम यहाँ पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। पेमेंट अपना एक्चुअल इंटरेस्ट के बेसिस में होगा, बट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम अक्रू करेंगे हमारा इंटरेस्ट। वो क्यों करेंगे सर? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट होता है ना। यहाँ पे जैसे एडिशनल कॉस्ट हो रहा है, 1 लाख डिबेंचर्स इशू किया था, एग्जांपल लिया था। एग्जांपल में यहाँ पे अंडरराइटिंग कमीशन भी इशू किया था। ये एडिशनल कॉस्ट है। ये एडिशनल कॉस्ट को मुझे कवर अप करने के लिए मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ता है, जहां पे मेरा कैश इनफ्लोस इज इक्वल टू आउटफ्लोस हो जाता है। तो फिर वहां पे उसके लिए मेनली मुझे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। ये हमने डिटेल में कैलकुलेशन देखा था, कैसा कंप्यूट करना है, क्या है, लेक्चर नंबर 1 में जाके देख लो वहां पे। देन कम्स देन कम्स सर ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। अब ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या देखा था सर? ट्रीटमेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट में हमने तीन चीज देखा। CAP क्या है? कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन। ये तीनों चीजों के लिए और क्वालिफाइंग एसेट भी होना चाहिए। क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन, एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन की केस में अगर कोई भी बोरिंग लिया है और बोरिंग में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो फिर वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। यानी क्या सर? वो जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो ऐड कर देंगे मेरे कॉस्ट ऑफ एसेट में। और कोई भी दूसरा पर्पस है तो फिर उस केस में उसको क्या करेंगे? P&L में ट्रांसफर करेंगे। ये जर्नल एंट्रीज देखा था, उसी के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज है ये। देन हमने आ गए और क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट, व्हाट यू मीन बाय क्वालिफाइंग एसेट? क्वालिफाइड एसेट होने सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इट शुड टेक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट कंप्लीट या रेडी फॉर यूज, या तो सेल, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है। उसका एग्जांपल देखा था, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, पावर जनरेशन प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंटेंजिबल असेट्स डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट फेज। लेकिन यहाँ पे सर सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कितना सब्सटेंशियल और कितना पीरियड है वो यहाँ पे डिफाइन नहीं है। नॉर्मली हम पकड़ते हैं स्टैंडर्ड 12 मंथ्स का पकड़ते हैं, बट इट डिफर्स फ्रॉम असेट टू असेट। इतना याद रखना, 12 मंथ्स पकड़ लो। उसके बाद जो भी असेट है, असेट टू असेट डिफर करेगा, राइट। देन उसके बाद आता है सर, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था और सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने क्या डिराइव किया था? ये डिराइव किया था कि एक्सटर्नल बोरिंग कॉस्ट ही कैपिटलाइज कर सकते हैं, इंटरनल बोरिंग कॉस्ट कभी भी नहीं कैपिटलाइज कर सकते। अब इंटरनल बोरिंग कॉस्ट क्या है? वही जो इक्विटी, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोला, इक्विटी शेयर होल्डर्स आदि ओनर्स ऑफ द कंपनी। जब ओनर्स ऑफ द कंपनी कुछ पैसे दे रहे हैं तो फिर उसको जो भी क्या डिविडेंड पे करेंगे या इंटरेस्ट पे करेंगे उसको हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। देन सेकंड चीज, नोशनल इंटरेस्ट। नोशनल इंटरेस्ट यानी क्या? मुझे कुछ काम कर रहा हूँ, यानी असेट डेवलप कर रहा हूँ, और असेट डेवलप कर रहा हूँ वो क्वालिफाइंग असेट है, और मेरे पास कैश पड़ा है, वो कैश को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया। बट यहाँ पे जो ओनर है वो क्या सोच रहा है कि ये जो आइडल कैश पड़ा हुआ था उसको मैं ना ये असेट में यूज ना करते हुए उसको FD कर देता हूँ या बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो फिर इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। जब इंटरेस्ट इनकम मिलेगा सर, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ ना। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या एसेट में ऐड कर सकता हो क्या? नहीं। एक्सटर्नल बोरोइंग कॉस्ट ही कर सकते, इंटरनल कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है। देन उसके बाद हमने एक्विजिशन, प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन का एक एक एग्जांपल देखा था, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। देन उसके बाद आया सर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज स्पेसिफिक बोरोइंग। एक बार अच्छे से देख लेते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग क्या है सर। स्पेसिफिक बोरोइंग यानी समझो कोई भी असेट को डेवलप कर रहा हो और वो डेवलपमेंट के लिए मैंने स्पेसिफिकली बोरो किया है, स्पेसिफिकली उसी असेट के लिए मैंने बोरो किया है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम भी अगर कभी भी घर बना रहे हो तो फिर घर के लिए स्पेसिफिकली ये लेते हैं ना, हाउसिंग लोन हुआ। ठीक है, हाउसिंग लोन लिया, तो फिर ये हाउसिंग लोन क्या है? स्पेसिफिकली घर के लिए है। ठीक है। इसके इसके केस में कोई भी इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट कॉस्ट क्या करेंगे सर?
इसमें कैपिटलाइज कर देंगे, यानी क्या, इसके कॉस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। और एक चीज क्या बोला था कि कंप्लीटली क्या कैपिटलाइज होगा। देन इन केस अगर समझो आइडल फंड्स है, आइडल फंड्स क्या नहीं किया सर, मैंने टोटल बोरिंग कितना किया था 10 लाख का, 5 लाख मैंने यूज कर लिया और 5 लाख मेरे पास पड़ा हुआ है, आइडियल पड़ा हुआ। तो फिर आइडियल जो अमाउंट है इसी को क्या करूंगा सर, मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं पर। इन्वेस्ट करने के बाद जितने मैंने के लिए भी इन्वेस्ट किया उसके उससे मुझे क्या मिलेगा, या तो इनकम मिलेगा, दैट इज इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, कोई भी इनकम हो सकता है, टेम्पररी इनकम। अब यही टेम्पररी इनकम को क्या करते हैं सर, हमारे जो टोटल बोरिंग कॉस्ट है उसमें से लेस कर देंगे। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, टोटल बोरिंग कॉस्ट में से मेरा टेम्पररी इनकम लेस कर दूंगा, तो फिर जो भी बचेगा दैट इज नेट बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज टू माई असेट। उसी के रिलेटेड मैंने एग्जांपल भी लिया था। चलो अब शुरू करते हैं सर जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग क्या है, पहले इसके ये लिखा देता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल बोरिंग। जनरल बोरिंग, ऐसा लिख लो, बोरिंग अदर देन स्पेसिफिक इज नोन एज जनरल बोरिंग। ठीक है। जो भी बोरोइंग्स है, बोरोइंग्स में से स्पेसिफिक बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देगा, तो फिर जो भी आएगा सर वो जनरल बोरोइंग होगा। इसका इसका एग्जांपल देखते हैं, ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसका एग्जांपल देखते हैं। समझो यहाँ पे बुबू लिमिटेड है। ठीक है, बुबू लिमिटेड, और यहाँ पे बुबू लिमिटेड असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है, असेट का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और असेट जो है ना सर, ये क्वालिफाइंग असेट है। दिस असेट इज अ क्वालिफाइंग असेट। इसके लिए उसने क्या क्या लिया, 18% बैंक लोन लिया, 18% बैंक लोन। इसके लिए नहीं, नॉर्मली उसके पास ऑलरेडी बैंक लोन था। देन उसके बाद 16% लॉन्ग टर्म लोन लिया है। कितना लिया है, 3000 4000 समझ लो। ठीक है, 3000 और 4000 एज ऑन 1 अप्रैल X1। और एक्सपेंडिचर कितना कितना क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन 1 अप्रैल उसने 2000 का किया है, और उसके बाद 1 अक्टूबर को इसने 3000 किया है। ठीक है। सिर्फ बहुत बेसिक एग्जांपल है यहाँ पे। कंपनी है, ये बी लिमिटेड कर देते हैं इसको। बी लिमिटेड है कंपनी, और ये कंपनी क्या कर रहा है सर, असेट कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये असेट जो है ना, ये क्वालिफाइंग असेट है। जब क्वालिफाइंग असेट है तो फिर यहाँ पे इसने, इसके पास बैंक लोन ऑलरेडी पड़ा है, स्पेसिफिकली नहीं लिया, स्पेसिफिकली ये लोन नहीं लिया इसने, जो है ना जनरली लोन लेके रखा था, एक बैंक लोन लिया था और एक लॉन्ग टर्म लोन लेके रखा था कोई तो, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इतना है। अब सडनली इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, और कंस्ट्रक्शन के टाइम में ये जो बैंक लोन लिया है ना, बैंक लोन, इसने इसके लिए यूटिलाइज किया है, किसके लिए, मेरा जो असेट कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन असेट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके लिए यूज किया है सर। अब यहाँ पे इतना समझ लो कि ये तो स्पेसिफिक नहीं है, यानी क्या, ये जो लोन्स लिया है ये स्पेसिफिकली असेट कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं लिया है, ये तो जनरली लिया था फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस चलाने जो है ना लोन ले लिया। अब ये लोन लेने के बाद तुरंत मेरा असेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ होगा, और उसके बाद वो असेट कंस्ट्रक्शन में इसने जो है ना अमाउंट यूज कर लिया। तो अभी ये अमाउंट जो यूज कर लिया, इसको क्या बोलते हैं सर, जनरल बोरिंग। क्या बोलते हैं इसको, जनरल बोरिंग। इसको बोलते हैं जनरल बोरिंग। दिस इज नोन एज जनरल बोरिंग। जनरली लेके रखा था, जनरली लेके रखा था, और यहाँ पे यूजफुल हो रहा है। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे करना है सर। अब तुम बताओ मुझे, एक चीज बताओ, यहाँ पे जब भी मैंने लोन लिया, यहाँ पे स्पेसिफिक लेता हूँ तो फिर डायरेक्टली मैं कैपिटलाइज करता हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लिया है क्या, नहीं सर। जब स्पेसिफिकली नहीं लिया है तो फिर उस केस में यहाँ पे दो लोन यूज कर रहा हूँ मैं। क्या यूज कर रहा हूँ, दो लोन यूज कर रहा हूँ, बैंक लोन और लॉन्ग टर्म लोन, दो लोन यूज कर रहा हूँ। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग है ना,
18% बैंक लोन है और 16% लॉन्ग टर्म लोन है, तो फिर इंटरेस्ट कौन से हिसाब से चार्ज करें? जो इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट मुझे बोरिंग कॉस्ट में लेना है, बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज करने लेना है, तो फिर वो कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना है सर? यहाँ पे दो दो इंटरेस्ट है तो कैसे करें सर? तो फिर यहाँ पे हमें कंप्यूट करना पड़ेगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ, एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ेगा, यानी क्या वेटेड एवरेज कॉस्ट रेट, इसका क्या है? मुझे फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। वैक निकालना पड़ेगा, वैक। क्या बोलते हैं सर इसको? वेटेड एवरेज बोरिंग कॉस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग बोरिंग ऑफ द एंटिटीज। कैपिटलाइजेशन रेट कंप्यूट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। हमें क्या कंप्यूट करना पड़ेगा सर? कैपिटलाइजेशन रेट कंप्यूट करना पड़ेगा। कैसे कंप्यूट करेंगे सर? कैसे कंप्यूट करेंगे? यहाँ पे देख लो, 18% इंटरेस्ट रेट है, राइट? 18% इंटरेस्ट रेट है इनटू, मेरा इंटरेस्ट रेट क्या होगा सर बताओ? मेरा इंटरेस्ट 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट आएगा? तो फिर 3 लैक्स, 3 लैक्स नहीं, 3000 इंटू 18% प्लस 16% इंटू, ऐसा भी नहीं, सिंपल वे में करते हैं और एक, 18%, 18% के ऊपर कितना है सर? 3000 बोरेंगे इंटू 3000, एंड टोटल बोरिंग्स कितना है मेरा? 7। टोटल बोरिंग्स मेरा 7 है ना, 7000 है, प्लस, प्लस 16% इंटू 4000 डिवाइडेड बाई 700। अरे यस, ये कंप्यूट करो कितना आएगा। ये जनरल क्वेश्चन है, तुम्हें डिटेल क्वेश्चन करवाता हूँ, यहाँ पे सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए करो। कितना आता है? 3000 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 180। 0.0708। 0.0708। नो, 0.0771। हम्म, ओके, तो यहाँ पे आएगा 0.0707 ले लेते, प्लस क्या आएगा बताओ? 4000 डिवाइडेड बाई 7000 इंटू 16%, कितना आएगा? 0.09। तो दोनों को ऐड कर लो, ये आएगा सर मेरा 0.16। यहाँ पे अगर मैं इसको कर परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँ, तो फिर मेरा 16.14% आएगा। यानी क्या कंप्यूट किया सर? यहाँ पे सिंपल है, मेरा यहाँ पे क्या है, दो दो बोरिंग है, ये मेरा यहाँ पे दो दो बोरिंग है। जब दो दो बोरिंग सर, मुझे यहाँ पे निकालना है कि मेरा कौन सी कैपिटलाइजेशन रेट से, कैपिटलाइजेशन रेट से मुझे क्या करना है, मुझे बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। तो फिर यहाँ पे दो दो कैपिटल रेट है, इंटरेस्ट रेट दो दो है, मुझे एक इंटरेस्ट रेट निकालना है, उसके लिए हमने वेटेड ये निकला है, ठीक है। ये निकला है, कैसे निकलेंगे सर? मेरे 18% जो बैंक लोन है उसके ऊपर 3000 का लोन लिया, डिवाइडेड बाय टोटल, यानी ये वेट्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये दोनों जो है ना वेट्स है। वेट्स निकाल के मैंने इतना निकाल लिया, तो फिर मेरा इंटरेस्ट रेट आ गया 16.14। अब 16.14 आया है सर, तो फिर इसको आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे सर? इस रेट से, इस रेट से जो है ना, 16.14 से, 16.14 से मैं जो है ना एक्सपेंडिचर जितना भी होगा उसको कैपिटलाइज कर दूंगा। समझा यहाँ तक? यहाँ तक समझा? कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। अब एक और चीज समझ लो, ये तो हमारा हो गया सर, यहाँ पे हमें कौन सा रेट से चार्ज करना है वो तो पता चल गया, राइट? वो तो पता चल गया। अब सेकेंड चीज एक और है, क्या है? मैंने एक्सपेंडिचर यहाँ पे ऐसे लिख लूंगा, कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मैंने इंकर किया है एक्सपेंडिचर, कितना? 2000। कितना इनकर किया है? 2000। 2000 एक्सपेंडिचर इनकर किया है 1 अप्रैल को। और मेरा कंस्ट्रक्शन समझो 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ है। मेरा कंस्ट्रक्शन कब हुआ है सर? 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ है। और मेरा बोरिंग्स भी जो है ना वो 1 अप्रैल से ही है। समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? 1 अप्रैल से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से बोरिंग भी है, और सब कुछ 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। तो फिर यानी क्या यहाँ पे जो 2000 है,
जो 2000 है, ये 2000 होल ईयर के लिए यूज किया मैंने। 2000 यहाँ पे होल ईयर के लिए यूज किया, और कंस्ट्रक्शन अभी भी चालू है समझ लो, और ये होल ईयर के लिए यूज किया सर, तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली इंटू 16.14%, इंटू 12/12। 12/12 क्यों? क्योंकि होल ईयर के लिए यूज किया, या 12/12 नहीं कर तो भी चलेगा। 2000 इंटू 16.14, कितना आया सर यहाँ पे? ये आ गया 322.80। ठीक है, ये तो समझ गया सर। सेकंड आएगा 1 अक्टूबर का, ये इंपॉर्टेंट चीजें देख लेना। सेकंड में कितना क्या है? सेकंड में सर ये क्या है? 3000। कितना क्या है? 3000। 3000 क्या है यहाँ पे देखो, 3000 इंटू 16.14। अब ये 3000 कब से स्टार्ट हुआ है? एक्सपेंडिचर कब किया है? ये क्या है? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को किया, यानी सर मेरा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ था एडिशनल, इसके अलावा 2000 के अलावा। उसके बाद हो गया ये हो रहा है 3000, यानी क्या मेरा बोरोड फंड्स जो है, बोरोड फंड्स है यहाँ पे आइडल पड़ा था। अगर स्पेसिफिक बोरिंग होता, अगर इन्वेस्ट करके रखते तो टेम्पररी इनकम से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, अब 1 अक्टूबर से मेरा कंसिडर होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। यहाँ पे 1 अक्टूबर कितने महीने के लिए लगा था? 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के लिए मैंने यूज किया एक्सपेंडिचर, राइट? तो फिर ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए कैपिटलाइज हो सकता है। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए ही कैपिटलाइज हो सकता है। देखो कितना आता है, 3000 इंटू 16.14 इंटू, अरे 16.14% इंटू 6/12, तो ये आ गया 24210। ये मेरा टोटल एलिजिबल कैपिटलाइजेशन। अच्छा क्या किया है सर, फिर से समझाता हूँ सुनो। सबसे पहले हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल बोरिंग क्या है। जनरल बोरिंग क्या है? ठीक है। अब जनरल बोरिंग का मतलब क्या है? बोलो। जनरल बोरिंग ऐसा है सर, मेरा टोटल बोरिंग्स में से स्पेसिफिक बोरिंग्स अलावा, स्पेसिफिक बोरिंग्स के अलावा जो भी बोरिंग्स होगा जनरल बोरिंग्स, ये एक मीनिंग हो सकता है। सेकंड मीनिंग क्या है? हमने कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, जो भी असेट कंस्ट्रक्ट करना वो चालू कर दिया है, बट हमारे पास कोई लोन्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू दैट स्पेसिफिक असेट। ठीक है, विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू दैट स्पेसिफिक असेट। ये जो बोरिंग्स है ना, इसको बोलते हैं जनरल बोरिंग्स। जनरली हमने लेकर रखा था फॉर द पर्पस ऑफ कोई भी अलग चीजों के लिए, बट यहाँ पे अभी किसके लिए यूज कर रहे हैं? अभी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के लिए कैपिटल जो जनरल बोरिंग यूज कर रहे हैं, तो फिर सर इसके ऊपर भी कुछ कॉस्ट लगेगा, इंटरेस्ट कॉस्ट। ये जनरल बोरिंग के ऊपर जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा उसको क्या करेंगे सर, हम कैपिटलाइज करने का कोशिश करेंगे। अब कैपिटलाइजेशन जब करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल लोन्स हो सकते हैं, मल्टीपल लोन्स हो सकते हैं, तो मल्टीपल लोन्स है और मल्टीपल बोरिंग कॉस्ट इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल लोन्स है और मल्टीपल इंटरेस्ट रेट्स है, तो कौन से रेट से हमें कैपिटलाइज करना है वो देखना पड़ेगा। अब कैपिटलाइज कौन से रेट से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? वैक कंप्यूट करना पड़ेगा। वैक कैसे कंप्यूट करेंगे सर? एक हो गया ये तरीका, ठीक है, एक हो गया ये तरीका। एक और तरीका बताता हूँ अभी। एक हो गया ये तरीका, कैसे सर? एक तो हमारा इंटरेस्ट रेट लेंगे, इनटू वेट्स करेंगे। इंटरेस्ट रेट लेंगे और इनटू वेट्स करेंगे, तो फिर मेरा यहाँ पे आ जाएगा वैक्स का रेट। ठीक है, वैक का रेट आया और उसको मैंने क्या किया सर? अब मुझे देखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना कब किया है, राइट? अब कितना कब किया है सर? अगर हमने स्टार्ट ऑफ द ईयर में कुछ एक्सपेंडिचर किया है और उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट इनकर किया है, तो फिर उस केस में स्टार्ट ऑफ द ईयर होल ईयर के लिए मेरा एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। सेकंड, इन केस हमने क्या किया है सर, मिड ऑफ द ईयर में कोई भी एक्सपेंडिचर किया है, तो फिर मेरा कैपिटलाइजेशन रेट आएगा, और कितने महीने के लिए यूज किया है ना, जितने महीने के लिए हमने यूज किया है उतने महीने के लिए मेरा कैपिटलाइजेशन एलिजिबल है। राइट, यहां तक समझा? कोई डाउट है? नो सर। हम्म। अब क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ वैट का अल्टरनेट मेथड बताना है ना। ऊपर ही कर देते यार, ऊपर। चलो नीचे करते हैं। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कंप्यूट करना है? तो कैसे, हमने देखा था यहाँ पे कितना था सर? 3000 एंड 4000 ना। 3000 और यहाँ पे आएगा 4000, राइट? 3000 और 4000, 3000 के ऊपर 18% इंटरेस्ट,
और 4,000 के ऊपर 16% है, राइट? यही है ना, 18 and 16, राइट? हमें इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स बोरोड या आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? 7,000, राइट? मेरा क्या करना है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट कॉस्ट, ये इंटरेस्ट कॉस्ट मतलब 3,000 करूंगा, 3,000 इंटू 18, तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा इज इक्वल्स टू 450 प्लस 4,000 के ऊपर कितना आएगा बताओ, 640 डिवाइडेड बाई 7,000। तो ये करो कितना आता है, 540 प्लस 640 डिवाइडेड बाई 7,000। यहाँ पे क्यों कितना ये आ रहा है, 85, सेम आना चाहिए एक्चुअली। 3,000 डिवाइडेड बाई 7,000 बराबर 85। यहाँ पे कंप्यूटेशन का गलती हुआ है, ये वाला जो है ना, यहाँ पे 18 इंटू वेट्स कितना आ रहा था, 3,000 डिवाइडेड बाय 7,000, तो ये आ जाएगा 0.4285 प्लस यहाँ पे 16 इंटू 4,000 डिवाइडेड बाय 7,000। करो इसको कंप्यूट, कितना आता है, 0.4285 इंटू 18, तो ये आएगा सर 7.713 प्लस 16 इंटू 5714, तो ये आएगा 9.14। तो ये आ जाएगा सर 16.85 का कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, क्या आएगा सर यहाँ पे, 16.85 का कैपिटलाइजेशन रेट आएगा। यहाँ पे कंप्यूट करो कितना आएगा, 540 प्लस 640 डिवाइडेड बाय 7,000, तो यहाँ पे आएगा 16.85 का। दोनों केस में हम करेंगे तो फिर सेम मेरा कॉस्ट आएगा, मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना, इंटरेस्ट रेट सेम आएगा। यहाँ पे क्या क्या सर हमने, यहाँ पे हमने वेट्स निकाला पहले, तो वेट्स यानी क्या है, इतना आ गया, उसको कम मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर मुझे ये वेट आया, राइट? इतना इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट आया। अब यहाँ पे क्या क्या मैंने, इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स बोरोड, इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स बोरोड, ये मेरा इंटरेस्ट है डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स बोरोड, तो फिर ये मेरा कैपिटलाइजेशन रेट है। सेम आएगा दोनों के केस में, तुम्हें जो चाहिए वो कर सकते हो, दोनों में ही मार्क्स मिलेगा। समझा ये चीज? कोई भी डाउट है क्या? नो सर। पक्का? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ ना? यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ना कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है कुछ, तो फिर वहां पे वो समझ में नहीं आया लास्ट में, तो फिर वो कंप्यूट करते टाइम समझ में आ गया 16.85। और हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन भी कितना करेंगे, 16.85 के हिसाब से करेंगे। 16.85 एंड 16.85 जो भी आएगा वो देख लेना ये। ठीक है सर, हम क्या स्टार्ट किए थे, जनरल बोरिंग, राइट? अब जनरल बोरिंग में सबसे पहले पार्ट समझ लिए सर कि जनरल बोरिंग अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग होगा, अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग जो भी बोरिंग होगा मेरा जनरल बोरिंग होगा। अब ये जनरल बोरिंग को सबसे पहले समझ ले, वैक कंप्यूट करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, ये कंप्यूट करना पड़ेगा। जब ये कंप्यूट करेंगे सर, ये कंप्यूट करेंगे तो मुझे एक स्पेसिफिक रेट मिल जाएगा जहां पे मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ। एंड सेकेंड चीज ये समझा सर, यहाँ पे हमने टोटल बोरिंग कॉस्ट हम ये नहीं कर सकते, राइट? टोटल बोरिंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे टाइम पीरियड इन्वॉल्व है। टाइम पीरियड इन्वॉल्व है इन द सेंस सर, यहाँ पे जितने महीनों के लिए मैंने यूज किया है, मेरा जो लोन है, जितने महीनों के लिए यूज किया है उतने ही महीने के लिए मेरा जो है ना बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल होगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। जैसे यहाँ पे 1 अक्टूबर से मैंने क्या किया है, यूज किया है, तो फिर 1 अक्टूबर ही मेरा क्या होगा सर, 1 अक्टूबर से मेरा कैपिटलाइजेशन चालू होगा, दैट इज फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हम्म, एक और चीज बता दूं तुम्हें, अगर इनके समझो, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक बोरिंग था,
इनिशियली मेरे पास स्पेसिफिक बोरिंग था, एग्जांपल ले लो, यहाँ पे है पीपी लिमिटेड। पीपी लिमिटेड के पास स्पेसिफिक बोरिंग था। स्पेसिफिक बोरिंग किसके लिए लिया था? फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के लिए पीपी लिमिटेड ने क्या किया सर? स्पेसिफिक बोरिंग ले लिया। अब स्पेसिफिक बोरिंग कितने महीने के लिए था? इसका जो ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन वाज फॉर 12 मंथ्स। जब ड्यूरेशन वाज 12 मंथ्स और मेरा जो असेट है, असेट कंस्ट्रक्शन जो है ना, वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड विद इन 7 मंथ्स। यानी क्या हो रहा है सर? पीपी लिमिटेड ने क्या किया? स्पेसिफिक बोरिंग लिया था फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन यानी असेट कंस्ट्रक्शन हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट, ठीक है। अब यहाँ पे जो लोन का ड्यूरेशन है ना सर, लोन का ड्यूरेशन इज 12 मंथ्स। 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है, बट असेट कंस्ट्रक्शन जो है ना कंप्लीट हो गया 7 मंथ्स में। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? जो मेरा ड्यूरेशन है उसे पहले ही कंप्लीट हो रहा है ना, 7 मंथ्स में ही कंप्लीट हो रहा है, तो फिर 5 मंथ्स के लिए और बचा है मेरा स्पेसिफिक बोरिंग। तो फिर इस केस में क्या होगा सर? इस केस में मेरा जो स्पेसिफिक बोरिंग है, specific borrowing will be considered as general borrowing। समझा क्या बोला? देखो फिर से बताता हूँ। क्या बोला सर? यहाँ पे मेरे असेट, जो स्पेसिफिकली असेट के लिए जो बोरिंग किया था, वो असेट बन गया, रेडी फॉर यूज है, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज है। अब जो है ना कैपिटलाइजेशन सीज हो गया। सीज यानी सर यहाँ पे कैपिटलाइजेशन बंद हो गया, कैपिटलाइजेशन करने का बंद हुआ। अब क्या हुआ है? मेरा यहाँ पे स्पेसिफिक बोरिंग अभी भी चालू है। यानी क्या सर? यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन हुआ वो तो खत्म हो गया, राइट? 7 मंथ्स में खत्म हो गया। अब बचा है सर, अब बचा है 5 मंथ्स, और 5 मंथ बचा है, और कितना भी टाइम पीरियड बचाओ, कितना भी टाइम पीरियड बचाओ, मैं स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट तो पे कर रहा हूँ ना, स्पेसिफिक बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ ना। वो फंड्स मैं किसी और असेट के लिए भी यूज कर सकता हूँ, विच इज नॉट स्पेसिफिक। यानी कोई भी दूसरा असेट और कंस्ट्रक्शन में है उसके लिए भी यूज कर सकता हूँ ना, राइट? तो फिर उसके बाद जैसे मेरे स्पेसिफिक असेट लेने के बाद, ये जो स्पेसिफिक असेट कंप्लीट होने के बाद बचा हुआ पीरियड है 5 मंथ्स जो भी बचा है, उसमें हम जनरल बोरिंग कंसिडर करेंगे। और जनरल बोरिंग कंसिडर करके यहाँ पे जो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट है ना, उसमें हम इंक्लूड कर देंगे दी स्पेसिफिक बोरिंग। समझा ये चीज? Yes, sir. देखो आज तो तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं, रीड करवाता हूँ। हमारा स्पेसिफिक बोरिंग खत्म हुआ, अब आएगा जनरल बोरिंग, ठीक है। अब जनरल बोरिंग आएगा। जनरल बोरिंग, ऑल द बोरिंग्स दैट आर नॉट स्पेसिफिक रिप्रेजेंट जनरल बोरिंग, ठीक है, विच आर नॉट स्पेसिफिक विल बी जनरल बोरिंग। अब यहाँ पे नोट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट यानी कोई भी क्वेश्चन में अगर आ गया तो फिर ध्यान देना। बहुत छोटा पॉइंट है यहाँ पे। क्या है? व्हेन द फंड्स आर बोरोड स्पेसिफिकली फॉर क्वालिफाइंग एसेट। स्पेसिफिकली हमने किसके लिए लिया था? क्वालिफाइंग एसेट। बट दैट एसेट इज रेडी फॉर यूज, बट स्पेसिफिक बोरिंग इज स्टिल एग्जिस्ट रिपेबल एंड द सेम इज आउटस्टैंडिंग एंड द बैलेंस शीट डेट। यानी क्या हो रहा है? मेरा जो असेट है, क्वालिफाइंग असेट, वो बन गया है, रेडी फॉर यूज है, बट मेरा स्पेसिफिक बोरिंग है ना, ये स्टिल रिपेबल है, स्टिल रिपेबल है, एंड सेम इज आउटस्टैंडिंग at the balance sheet date, such specific borrowing will be considered as general borrowing। वो स्पेसिफिक बोरिंग जो है ना, वो कंसिडर होगा सर, कन्वर्ट हो जाएगा जनरल बोरिंग में, और हम कंप्यूटेशन ऑफ वैक, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट में कंसिडर करेंगे। सिंपल। कोई डाउट है इसमें? अब जनरल बोरिंग के लिए जो स्टेप्स देखा था हमने वही है। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, देखो, टोटल बोरिंग्स एक्सेस स्पेसिफिक बोरिंग डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द पीरियड। अब यहाँ पे जो है ना बोरिंग फंड्स लिख लेना, और एक्सेप्ट, मेरा यहाँ पे आएगा एक्सेप्ट स्पेसिफिक बोरिंग। अब यहाँ पे ये डाउट आ सकता है सर, यहाँ पे आप स्पेसिफिक बोरिंग, एक्सेस स्पेसिफिक बोरिंग बोल रहे हो, और ऊपर नोट वाले में इसमें स्पेसिफिक बोरिंग को इंक्लूड कर रहे हो। स्पेसिफिक बोरिंग इन द सेंस बाबू, यहाँ पे हम कौन से इंक्लूड कर रहे हैं? जो स्पेसिफिकली हमने कंसिडर किया था और वो स्पेसिफिक असेट में कैपिटलाइज हो रहा है, बराबर ना? जो असेट जो है ना स्पेसिफिकली लिया था, अभी असेट था, असेट के लिए स्पेसिफिक बोरिंग किया, और ये स्पेसिफिक बोरिंग ये असेट में कैपिटलाइज हो रहा है,
और अभी अभी भी चल रहा है इसका। ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो नोट बोला ना, ये वाला नोट, ये नोट इसी के लिए जब ये असेट जो है ना ये बन के खत्म हुआ है, ये रेडी फॉर यूज है अब रेडी फॉर यूज के बाद ये स्पेसिफिक बोरिंग अभी भी मेरा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है। राइट, अभी भी आउटस्टैंडिंग है और इसके ऊपर इंटरेस्ट अभी भी पे कर रहा हूँ। तो फिर ये वाला जो स्पेसिफिक बोरिंग है वो जनरल बोरिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें इंक्लूड हो जाएगा फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। सिंपल। कोई डाउट है? अलोकेशन कैसे करेंगे सर? अलोकेशन देखो यहाँ पे, अलोकेशन मैंने बताया था ना क्या, असेट ऑन ईच डेट, असेट यानी जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं इनटू कैपिटलाइजेशन रेट इनटू मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, जितना टाइम पीरियड इन्वॉल्व है उतना ही हम कंसिडर करेंगे सर। देन उसके बाद मंथ्स टू बी टेकन, कब से स्टार्ट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे सर? कमेंसमेंट ऑफ डेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, या फिर एक्सपेंसेस जब इनकर होगा वो, या फिर ईयर ऑफ द बिगनिंग। यानी क्या सर? फर्स्ट थिंग, मैंने अभी अभी स्टार्ट किया, अभी अभी स्टार्ट किया, चलो एग्जांपल में दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। हम्म, यहाँ पे 1 अप्रैल को मैंने बोरिंग किया था, 1 अप्रैल को बोरिंग किया था, और मेरा यहाँ पे 1 अप्रैल को ही क्या हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है। 1 अप्रैल को बोरिंग किया था और 1 अप्रैल को ही मेरा एक्सपेंडिचर हुआ है। तो मेरा कमेंसमेंट कब से होगा? यहाँ से होगा, 1 अप्रैल या 1 अप्रैल। समझो, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल सर यहाँ पे 1 अप्रैल को नहीं, 1 मई को हो रहा है। मेरा एक्सपेंडिचर 1 मई को हो रहा है। मैंने कैप बोरिंग कब किया था? 1 अप्रैल को किया था। बट एक्सपेंडिचर कब इनकर किया है? 1 मई को इनकर किया। यानी क्या, मेरा एक्सपेंडिचर चालू हो रहा है 1 मई से, तो फिर 1 मई से मेरा कैपिटलाइजेशन चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से नहीं, 1 मई से। 1 अप्रैल को सिर्फ मैंने लोन लिया है, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर कब करूंगा ना, तब से मेरा जो है ना कैपिटलाइजेशन चालू होगा, तो फिर 1 मई से चालू होगा। कितने महीने के लिए? अगर ईयर एंड तक है, ईयर एंड तक है तो फिर 11 मंथ्स के लिए होगा। ये कितने के लिए होगा? 11 मंथ्स के लिए होगा। समझा? चलो, ये भी समझ गया सर। और कब तक होगा? कब तक होगा? जब तक मेरा असेट जब तक रेडी नहीं होता है तब तक मेरा एक्सपेंसेस मैं और जो बोरिंग कॉस्ट है उसको कैपिटलाइज कर सकता हूँ सर। यहाँ तक समझा? कोई डाउट है? नो सर। चलो, एक और चीज बता देता हूँ। नोट क्या है? सबसे पहला, बोरिंग कॉस्ट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन बेस्ड ऑन एक्चुअल कैश फ्लो बेसिस। यानी क्या है सर? जब भी मैं बोरिंग कॉस्ट पे करूंगा तब जाके मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता हूँ। यानी क्या, अक्रूवल बेसिस इज नॉट अलाउड, अक्रूवल बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन इज नॉट अलाउड। इधर आ जाओ, मैं एग्जांपल देता हूँ उसका। अब यहाँ पे मैंने कब स्टार्ट किया था मेरा कंस्ट्रक्शन? यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को मेरा लोन्स थे, 1 अप्रैल से मेरे लोन्स थे। मैंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1 मई से। राइट, 1 अप्रैल को मेरे लोन्स थे, मेरा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट किया? 1 में। तो फिर यहाँ पे देखो सर, मई का जो कॉस्ट है मैं अप्रैल में ही कैपिटलाइज कर सकता हूँ क्या, अक्रूवल बेसिस में? मुझे पता है कि मुझे इनकर होने वाला है बोरिंग कॉस्ट, तो फिर मई का जो है ना, मई का जो है वो पहले ही अक्रू करके रखता हूँ और मैं कैपिटलाइज करके रखता हूँ असेट में। कर सकता हूँ क्या? नहीं। जब एक्चुअल कैश फ्लो होगा, एक्चुअल कैश फ्लो, एक्चुअल कैश आउटफ्लो होगा, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हम कैपिटलाइज कर सकते हैं, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं कर सकते हैं। अक्रूवल बेसिस इज नॉट अलाउड। देखो यहाँ पे, एक्सपेंसेस इनकर्ड should be considered on the actual cash flow basis, that is accrual basis is not allowed। accrual basis कभी भी अलाउड नहीं है। एक और चीज सर, क्या क्या है, समझो मेरा जो है ना कंस्ट्रक्शन 3 साल के लिए हो रहा है, 3 इयर्स के लिए, 3 लॉन्ग इयर्स के लिए हो रहा है, 3 इयर्स के लिए हो रहा है। ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। सर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दिया। यहाँ पे क्या किया सर, मैंने इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दिया। अब कैपिटलाइज करने के बाद सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में क्या ये जो एक्सपेंसेस है कैपिटलाइज किया है, क्या वो भी एलिजिबल है क्या सेकेंड ईयर में, फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन?
यस। अगर हमने फर्स्ट ईयर में कैपिटलाइज किया इंटरेस्ट, तो फिर अगर सेकेंड ईयर में भी बोरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो फिर उस केस में सेकेंड ईयर में भी एलिजिबल फॉर बोरिंग कॉस्ट है। यानी क्या, फर्स्ट ईयर में मैंने समझो 100 रुपए इनकर किया था और 100 रुपए कैपिटलाइज कर दिया, और सेकेंड ईयर में भी 100 इनकर कर रहा हूँ, तो क्या ये 100 फिर से क्या अलाउड है क्या? यस, ये 100 भी अलाउड है। तो फिर फर्स्ट ईयर में जो किया है, हमें प्रीवियस ईयर में जो भी किया है, वो सेकेंड ईयर में भी अलाउड है। देखो यहाँ पे, बोरिंग कॉस्ट ऑलरेडी कैपिटलाइज किया है ऑन द क्वालिफाइंग एसेट till the previous year should also be considered as an expense incurred on the qualifying asset. Expense incurred on qualifying asset for the calculation of eligible borrowing cost for the current year. समझा ये चीज? और एक लास्ट ये है क्या, बोरिंग कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड माय एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्या है सर, मेरा जो बोरिंग कॉस्ट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मेरा जितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है उतना ही हो सकता, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल में बोलूँ, एग्जांपल समझो मेरा बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग्स है ₹1000, और मेरा एक्सपेंडिचर है सिर्फ 800। बोरोइंग्स है मेरा कितना, 1000, बट एक्सपेंडिचर सिर्फ 800 है। तो फिर सर यहाँ पे 1000 के ऊपर एलिजिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर सिर्फ 800 किया है ना, 800 के ऊपर ही कैपिटलाइजेशन अलाउड है, ₹1000 के ऊपर अलाउड नहीं है। यानी क्या, मेरा एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए मेरा बोरिंग कॉस्ट। समझा ये चीज? Yes, sir. चलो, 1 मिनट का है, फिर से एक और न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। चलो, एक छोटा सा बाइफर्केशन समझते हैं, मतलब डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक बोरिंग एंड जनरल बोरिंग, ताकि तुम्हें फटाफट जब भी रेफर करना हो रेफर कर सकते हो। बोरोइंग्स में मेरे पास है यहाँ पे दो चीज, एक है स्पेसिफिक बोरोइंग और एक है जनरल बोरोइंग। तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं इन दोनों का मीनिंग, मीनिंग में क्या है सर, बोरोड स्पेसिफिकली फॉर सीएपी लिखता हूँ, सीएपी पता है ना, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, यहाँ पे अदर देन जनरल बोरोइंग्स, सॉरी अदर देन स्पेसिफिक बोरोइंग, अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग जो भी बोरिंग होगा सर, वो मेरा जनरल बोरिंग होगा। क्या यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर करते हैं क्या? नहीं सर, टाइम पीरियड इज नॉट कंसिडर्ड इन केस ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग, दैट इज टोटल बोरिंग कॉस्ट इज कैपिटलाइज्ड। ठीक है, और यहाँ पे टाइम पीरियड कंसिडर्ड इन जनरल बोरिंग। यानी ये चीज समझा, टाइम पीरियड यानी क्या बोल रहा हूँ? यानी सर यहाँ पे स्पेसिफिक बोरोइंग के केस में क्या करते हैं हम नॉर्मली, जो भी टोटल कॉस्ट है, टोटल बोरोइंग कॉस्ट है, वो क्या करते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं हम डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक टू द एसेट है ना। जनरल बोरोइंग में हम स्पेसिफिक टू द एसेट कोई बोरोइंग नहीं करते। तो इस केस में क्या होता है सर, हमने जितने महीनों के लिए हम बोरिंग जो बोरिंग्स यूज किया है, जो बोरोड फंड्स है ना, वो जितने महीनों के लिए यूज किए उतने ही महीने का इंटरेस्ट मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ इस केस में। ठीक है सर। यहाँ पे टेम्पररी इनकम, इनकम इज डिडक्टेड फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट, बीआर मतलब बोरिंग कॉस्ट ना। और यहाँ पे भी सेम है सर, सेम मेरा टेम्पररी इनकम ऐसा कुछ है, इन केस देर इज एनी टेम्पररी इनकम, तो फिर उस केस में मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट से लेस होगा। तो फिर सिंपली इतना समझ लो, मेरा जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है वही मेरा जो है ना कैपिटलाइज कर सकता हूँ, अदरवाइज जो भी एडिशनल है वो नहीं कर सकता हूँ। ठीक है।
और एक पॉइंट यहाँ पे बोल दूं, यहाँ पे नोट की तरह बोल देता हूँ, इन केस specific borrowings are still outstanding even if after completion of qualifying asset within same shall be considered as general borrowing. And included in computation of weighted average capitalization rate. ठीक है, यहाँ तक समझा? ये बेसिक बेसिक डिफरेंस है सर मेरा क्या जनरल बोरोइंग में और मेरा स्पेसिफिक बोरोइंग में। चलो, हमने स्पेसिफिक बोरिंग का क्या देखा था, एग्जांपल देखा था ना, स्पेसिफिक बोरिंग का एग्जांपल देखा था कि कैसे करना है। अब इसका देखेंगे जनरल बोरिंग का एग्जांपल देखते हैं, जनरल बोरिंग में कैसा होगा। जनरल बोरिंग का एग्जांपल देखना है ना। चलो आ जाओ। ए लिमिटेड, एक मिनट, गिव मी अ मिनट। मेरा एग्जांपल कहाँ पे लिखा है मैंने? हाँ यहाँ पे है। ए लिमिटेड हैज फॉलोइंग बोरोइंग्स ऑन 1 अप्रैल X1। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कौन से लोन है सर? लॉन्ग टर्म लोन एट द रेट 10%, और है मेरा वर्किंग कैपिटल लोन। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कितना बचा है और इसका इंटरेस्ट भी दोनों ही बता देता हूँ। तो बैलेंस इसका सर ये है 10 लैक्स। 10 लैक्स के ऊपर कितना आएगा इंटरेस्ट? 1 लाख रुपीज। और वर्किंग कैपिटल लोन है 5 लैक्स का। 5 लैक्स के ऊपर ये 65,000 जो है ना इंटरेस्ट है। तो टोटल मेरा बोरिंग्स हो गए सर 15 लैक्स, और मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट है 1,65,000। ठीक है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड। एक्सपेंडिचर कैसे कैसे इनकर किया है? यहाँ पे 1 जुलाई X1, तो सर यहाँ पे 2,50,000 इनकर किया है। और यहाँ पे 1 दिसंबर को X1 को ये इनकर किया है 3 लाख। चलो, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है सर? यहाँ पे ए लिमिटेड है, उसके पास ये बोरोइंग्स है। कौन से है सर? लॉन्ग टर्म लोन है और वर्किंग कैपिटल लोन है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 15 लैक्स का है, और इसका इंटरेस्ट भी मैंने कंप्यूट कर दिया डायरेक्टली, इंटरेस्ट डायरेक्टली कंप्यूट करके रखा है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर जो है ना यहाँ पे इतना हुआ है 2,50,000 और 3 लैक्स का है सर। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है सर? हमें कैपिटलाइजेशन, कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल, कंप्यूटेशन एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं सर। तो मुझे सबसे पहले जनरल बोरिंग के केस में सर सबसे पहले चीज क्या होता है? हमें वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स है।
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन है, और ये दो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन जो है ना, इसके ऊपर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए, राइट, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गए। अब वर्किंग कैपिटल लोन में मैंने इंटरेस्ट नहीं दिया, डायरेक्टली इंटरेस्ट कंप्यूट करके रखा है। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली मुझे क्या करना पड़ेगा सर, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसा निकलेगा, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग बोरिंग फंड्स। ठीक है, ऐसा निकल सकता है सर। फिर मेरे पास यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट है क्या, यस सर 1,65,000, एंड मेरे पास टोटल बोरोड फंड्स है सर कितना, 15 lakhs। तो फिर इससे मेरा क्या आएगा, इससे सर मुझे आ जाएगा मेरा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। तो मेरा यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट इज 1,65,000 एंड टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है सर, 15 lakhs। बताओ कंप्यूट करके कितना आ रहा है, 15 lakhs, कितना आ रहा है ये, 11% आ रहा है ना। हाँ। क्या क्या है सर, फिर से बता दो। देखो वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। यहाँ पे मेरे पास ये जो है ना, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट का ये नहीं, इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा, एक मिनट, 13%, यहाँ पे ये दिख लो, @13%। ठीक है, अब यहाँ पे सर हमने क्या क्या, एक तो फर्स्ट अल्टरनेटिव ये है कि बोरिंग कॉस्ट, जो भी बोरिंग कॉस्ट है मेरा, यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट 1,65,000 था, और मेरे टोटल फंड्स बोरोड है 15 lakhs। तो फिर इसके बेसिस में मैंने क्या, वेटेड एवरेज निकाल लिया, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। इसका अल्टरनेटिव टू भी कर लेते हैं, सेकेंड अल्टरनेटिव कैसे करते हैं इसको। सर यहाँ पे मेरा 10% बोरिंग कॉस्ट है, राइट, मेरा फंड्स कितना है, 10 lakhs। तो 10% इंटू 10 lakhs डिवाइडेड बाय टोटल बोरिंग कितना है मेरा, टोटल बोरिंग सर मेरा 15 lakhs है। तो मेरा यहाँ पे वेट्स के हिसाब से निकलूंगा, 15 lakhs प्लस दूसरा होगा कितना, 13% इंटू 5 lakhs डिवाइडेड बाई 15 lakhs। ऐसा करो कंप्यूट, तो फिर सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पे सिंपली वेट्स के बेसिस में हम निकल रहे हैं, ठीक है, वेट्स के बेसिस में निकाल रहे हैं। तो फिर वेट्स के बेसिस में कंप्यूट करो, कितना आएगा, 10 lakhs डिवाइडेड बाई 15 lakhs इंटू 10, ये आ जाएगा 6.66 प्लस ये आ जाएगा 5 lakhs डिवाइडेड बाई 15 lakhs इंटू 13, ये आ जाएगा 4.333। तो जब इसको ऐड करता हूं मैं, 11% ही आएगा, राउंड ऑफ करके कितना है सर, 11% आ गया। ठीक है, दोनों भी सेम आ रहा है, सिंपल है। अगर तुम्हें जो चाहिए वो मेथड कर सकते हो, या तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बोरोड फंड्स, वो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे वेटेड एवरेज जो है ना, वेट्स के बेसिस में मैं कंप्यूट कर सकता, दोनों वे भी अलाउड है। ठीक है, चलो यहाँ पे इतना समझ में आ गया सर। देन सेकंड आएगा कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल बोरोड कॉस्ट। पहले सबसे पहले कौन से ये किया, फर्स्ट एक्सपेंडिचर कितना है मेरा सर, फर्स्ट जुलाई से है, फर्स्ट जुलाई से है, और ये हो रहा है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च। तो मेरा जुलाई से लेके मार्च तक एक्सपेंडिचर इनकर किया, जुलाई से लेके मार्च तक कितना महीने होगा बताओ, जुलाई से लेके मार्च तक कितने महीने होगा ये सर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने के लिए यूज किया है मंथ्स। ये जो लोन है 9 महीने के लिए यूज किया है, फिर उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने के लिए ये यूज किया है। तो हम कैपिटलाइजेशन सर सिर्फ 9 महीना और 4 महीने के हिसाब से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जुलाई को, फर्स्ट जुलाई कितना है, 9 lakhs है ना, 9 lakhs है क्या, कितना है, 2,50,000 और 3 लाख, 2,50,000 और 3 लाख, 2,50,000 इनटू कितना है सर, बोरिंग कॉस्ट, सॉरी इंटरेस्ट रेट, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 11% इंटू 9/12। ठीक है, और सेकंड है मेरा 1 दिसंबर को, 3 लाख, 11%।
इंटू 4/12, इतना ही मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटलाइज कर सकता हूँ। कंप्यूट करके बताओ कितना आएगा। 2,50,000 इंटू 11% इंटू 9/12, ये आ जाएगा सर 20625। और दूसरा आ जाएगा 3 lakhs इंटू 11% इंटू 4/12, ये आ जाएगा 11,000। तो टोटल कितना आएगा मेरा, 625, 31625। समझा यहाँ तक, कोई भी डाउट है? देखो फिर से तुम्हें रिवाइज करवा देता हूँ कैसा कंप्यूट करना है जनरल बोरिंग के केस में। जनरल बोरिंग के केस में सर हमें सबसे पहले वैक कंप्यूट करना पड़ता है, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कंप्यूट करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे वो कंप्यूटेशन का दो मेथड है, वन इज बोरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, या फिर हम वेट्स के हिसाब से इंटरेस्ट रेट इंटू वेट्स, इंटरेस्ट रेट इंटू वेट्स, ऐसे कर सकते हैं, राइट। दोनों में भी आंसर सेम ही आएगा, दोनों में भी आंसर सेम ही आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंडिचर कितने महीने के लिए हुआ है, राइट, एक्सपेंडिचर कितने महीने के लिए हुआ है। 2,59,9 मंथ्स के लिए क्या है, 11% की रेट से इतना आ गया। 3 lakhs 11% के हिसाब से 4 महीने के लिए क्या है, इतना आ गया। तो फिर मेरा टोटल बोरिंग फंड्स इतना, बोरिंग कॉस्ट इतना है 31,625 का। इज दैट क्लियर? देख लो एक बार आंसर, देख लो एक बार अच्छे से, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल से। समझ गया। चलो हम जाते हैं मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस में। बोरिंग कॉस्ट कहाँ पर है, बोरिंग कॉस्ट 43। हमारा ये हो गया है, क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है क्या, नहीं हुआ है, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। 7 जो है स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन नंबर 7 रेड कर लो, इजी है, 7 रेड कर लो। डन सर। डन। आ जाओ। यहाँ पे सिंपली क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो पहले ही पता है तुम्हें, कि सिंपली ये पूछ रहा है कि सर हमारा स्पेसिफिक बोरिंग था, स्पेसिफिक बोरिंग से हमने क्या किया, और जो असेट था स्पेसिफिक बोरिंग रिलेटेड, वो असेट कंप्लीट हो गया है, और स्पेसिफिक बोरिंग हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो फिर ये स्पेसिफिक बोरिंग को हम जनरल बोरिंग कंसिडर करके हम वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट में इंक्लूड कर सकते हैं क्या, वो पूछ रहा है। देख लो, similar kind of question है। On 1st April X1, A Limited took 8% loan of 50 lakhs for construction of a building A which is repayable after 6 years। 6 साल बाद पेबल है, ठीक है, 6 साल बाद पेबल है। On 31st March X7, the construction of the building was completed on 31st March X3। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। तो फिर सर हमारा पेबल कितना था, कब था, 31st March 7 को, बट कंस्ट्रक्शन मेरा कंप्लीट कितना हो गया, कब हुआ, X3 को कंप्लीट होगा, यानी जल्दी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे अगर देखूं मैं 31st March X7 को मेरा यहाँ पे रीपेमेंट है, और यहाँ पे 31st 3 को मेरा ये कंप्लीट हो गया असेट का कंस्ट्रक्शन। तो फिर यहाँ पे सर 4 साल और बचा है ना, 4 साल और बचा है, राइट। 3 4 4 5 5 6 6 7, 4 साल बचा है, 4 इयर्स। ये 4 इयर्स, ये जो स्पेसिफिक बोरिंग है ना, क्या इसको जनरल में मान सकते हैं कि जनरल बोरिंग, यस सर मान सकते हैं हम। तो वही है, देख लो आगे। द कंस्ट्रक्शन तो खत्म, ए लिमिटेड स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, न्यू बिल्डिंग चालू किया द ईयर
3 and 4 फॉर विच ही यूज हिज एग्जिस्टिंग बोरिंग्स जो था, जो 50 lakhs का वही यूज किया इसने. ही हैज आउटस्टैंडिंग जनरल पर्पस बोरिंग लोन ऑफ 25 lakhs, इंटरेस्ट ऑन विच इज पेबल एट 9% एंड 15 lakhs इंटरेस्ट इन विच इज पेबल एट 7% रेट. यानी उसके पास जनरल बोरिंग्स भी है सर, 25 lakhs का और 15 lakhs का. ठीक है. इज द स्पेसिफिक बोरिंग ट्रांसफर टू जनरल बोरिंग पूल वंस द रिस्पेक्टिव क्वालिफाइंग एसेट इज कंप्लीटेड. कर सकते हैं क्या? यस सर, देख लो आंसर. यस, इफ द स्पेसिफिक बोरिंग वर नॉट रीपेड वंस द रिलेवेंट क्वालिफाइंग एसेट वाज कंप्लीटेड. कंप्लीट हो गया, they become general borrowing for long as it is outstanding. एक बार स्पेसिफिक बोरिंग का जो रिलेटेड एसेट है वो कंप्लीट हो गया तो फिर वो स्पेसिफिक बोरिंग हम क्या मानेंगे? जनरल बोरिंग. द बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली attributable to obtaining qualifying asset are those borrowing costs which would have been avoided if the expenditure on qualifying asset had not been made. If cash was not spent on the other qualifying asset, it could be direct to repay the specific loan. Thus borrowing cost should be avoided. मतलब क्या बोल रहे हैं सर यहाँ पे? सिंपली ये बोल रहे हैं, अगर हम कोई भी दूसरा एसेट कंस्ट्रक्ट नहीं करते, जो स्पेसिफिक एसेट था वो तो खत्म हो गया, और दूसरा हम क्या किया? दूसरा एसेट स्टार्ट किया. अब दूसरा एसेट स्टार्ट किया, उसके लिए भी एक्सपेंडिचर चाहिए मुझे, उसके लिए भी पैसा चाहिए उसके ऊपर एक्सपेंस करने के लिए. तो फिर ये एक्सपेंसेस अगर नहीं करते तो फिर ये डायरेक्टली मैं स्पेसिफिक बोरिंग को रिपेमेंट कर सकता था, बट ये कंस्ट्रक्शन करने की वजह से मेरा रुक गया स्पेसिफिक पेमेंट का रीपेमेंट. तो फिर इस केस में ये जो स्पेसिफिक ये था लोन, उसके लिए हमने जनरल बोरिंग में कन्वर्ट कर लिया. Thus, borrowing costs should be avoided when the general borrowings are used for qualifying asset. Ind AS 23 requires that borrowing cost eligible for capitalization is calculated by applying capitalization rate to expenditure on qualifying asset. The amount of borrowing cost eligible for capitalization is always limited to the amount of actual borrowing cost. ये कहानी बोला है, यहाँ पे कुछ नहीं है. बस यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन रेट हम कंप्यूट करेंगे. सेकंड, हमारा जो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है ना, वो हमारा ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट. मेन इंपॉर्टेंट ये चीज है. क्या है? क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे? एग्जाम्पल देता हूँ. ये मेरा स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक असेट के ऊपर जो लोन था, राइट. अब ये जो लोन है, ये लोन है, ये 7 साल के लिए चल रहा था, और ये असेट कंप्लीट हो गया. ये असेट क्या हुआ सर? ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया. बट ये जो है ना, ये आउटस्टैंडिंग है अब तक, आउटस्टैंडिंग है अब तक. और इसी के रिलेटेड मैं दूसरा कंस्ट्रक्शन चालू किया. जैसे ये कंस्ट्रक्शन जो पहले असेट हुआ था, ये वाला जो, ये कंप्लीट होने के बाद मैं दूसरा असेट चालू किया. इसके ऊपर भी मुझे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा ना, इसके ऊपर भी मुझे एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. उसके लिए मुझे फंड्स रिक्वायर हो गए, राइट. फंड्स रिक्वायर, अगर ये कंस्ट्रक्शन चालू नहीं करता, मैं नहीं करता, तो फिर मेरे पास जो एक्सेस फंड बचे उसको मैं स्पेसिफिक लोन को भर के खत्म कर देता. बट मेरा कंस्ट्रक्शन चालू हुआ है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए मुझे पैसा बचाना पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा. किसको? ये कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करना पड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक लोन है ना, स्पेसिफिक लोन, उसको जनरल में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली तो नहीं लिया ना, उसके लिए जनरल में कन्वर्ट करते हैं और वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट में यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ जनरल बोरिंग. ठीक है, ये सही समझा? यस सर. सिंपल है, सिर्फ इतना याद रखना दिमाग में कि जनरल स्पेसिफिक बोरिंग है, अगर उसके रिलेटेड एसेट कंप्लीट हुआ है तो फिर उसको हम जनरल बोरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर इंडिया 23. चल लो, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 8 करता है. देखो, रीड करो इलस्ट्रेशन नंबर 8. एंड पीपल वाचिंग ऑन यूट्यूब, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल. ये सारे नोट्स वगैरह सबके लिए मेरा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना. डन सर. डन. देख लो. बीटा लिमिटेड has the following loans in place end of the 31st March X2. X2 के यहाँ पे एंडिंग में मेरा लोन्स थे, तो फिर यहाँ पे 8%, 18% बैंक लोन है, कितना 1000, और 16% टर्म लोन है
कितना है? 3000 है, ठीक है सर। और यहाँ पे 31 मार्च में ये दोनों तो एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन ये एडिशनल हुआ 14% डिबेंचर्स 2000 का। ठीक है, ये वाला जो है ना ये एडिशनल है। और एक चीज ध्यान दोगे तो हमें 31 मार्च X2 को ही कंप्यूट करना पड़ेगा, बोरिंग कॉस्ट। और यहाँ पे 14% डिबेंचर जो है ना वो 31 मार्च को इशू किया। तो फिर यहाँ पे इस ये फंड तो यूज ही नहीं कर रहे ना, ये फंड्स तो यूज ही नहीं कर रहे, एक दिन 0 दिन का ही है, सेम डे में इशू कर रहे हैं और सेम डे में कंप्यूट कर रहे हैं। तो फिर 14% डिबेंचर का जो फंड है हम ड्यूरिंग द ईयर यूज ही नहीं किया, ये याद रखना। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है सर 14% डिबेंचर्स was issued to fund the construction of office building on 1st July due to the development, but the development activities has yet to be started. On 1st April, X1 Beta Limited began the construction of plant being qualifying asset using the existing borrowings. Expenditure drawn down for the construction was 5 lakhs on 1st April and 2 lakh 50. Sorry, 25 lakhs on 1st Jan X2. 25 lakhs है क्या ये? एक मिनट हाँ, illustration number 8 ना, हाँ 25 lakhs राइट। तो 25 lakhs है। Required calculation or calculate the borrowing cost can be eligible for the plant। ठीक है सर, यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे ये वाला दिस वन क्या बोल रहे हैं, 14% डिबेंचर जो है ना वाज इशू टू फंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने हमने क्या किया, 14 lakhs 14% डिबेंचर इशू किया ऑन 1st July X1। बट यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं किया, डेवलपमेंट स्टार्ट ही नहीं किया। तो फिर यहाँ पे अभी तक हमने क्या समझा सर, अभी तक हमने समझा जब तक हम एक्चुअल बोरिंग मतलब एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर नहीं करते तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करते, बराबर ना। अभी तक वही देखा हमने, जब तक हमारा बोरिंग कॉस्ट बोरिंग कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ये इंकर नहीं होता है तब तक हम बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकते, राइट। तो देख लो यहाँ पे, तो ये वाला जो है ना ये वाला तो कभी भी नहीं होगा कैपिटलाइज, सिर्फ हम कैपिटलाइज करेंगे इसी को कैपिटलाइज करेंगे, राइट। तो चलो सोल्यूशन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन को लेके जाता हूँ मैं नोट्स पे। कॉपी। क्यों नहीं आ रहा है ये? चलो ये आ रहा नहीं, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। क्या था क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन नंबर 8 ना? आना चाहिए यार, क्यों नहीं आ रहा है? इलिस्ट्रेशन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। अभी आ रहा है देखो। चलो यहाँ पे करते हैं।
ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। सबसे पहले हम क्या करते हैं बोरिंग कॉस्ट में, जनरल बोरिंग के केस में हम क्या करते हैं सर, हम सबसे पहले कंप्यूट करते हैं वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। तो यहाँ पे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कैसे कंप्यूट करेंगे? सिंपल है सर, यहाँ पे मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट इतना है और टोटल मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 4000, 4000। तो वेट्स के बेसिस में कंप्यूट करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इधर यहाँ पे इंटरेस्ट कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे वो कंप्यूट करना पड़ा, बड़ा प्रोसेस है। डायरेक्टली मैं ऐसे करता हूँ, 18% है मेरा बैक लोन, 18% इंटू 1000 डिवाइडेड बाई टोटल, यहाँ पे आ रहा है 4000, प्लस 16% इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 4000। सिंपली क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ वेट्स के बेसिस में हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकलेंगे। कितना आएगा बताओ? 4000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 18, ये आएगा सर 4.5, प्लस 3000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 16, ये आ जाएगा सर 12। तो मेरा टोटल वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन आएगा 16.5%। समझा ये चीज कैसा कंप्यूट किया? अगर अगर मुझे दूसरे वे में करना है सर, क्या करूंगा मैं, 1000 को 18% से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल। ये अल्टरनेटिव करते हैं क्या, तो अल्टरनेटिव भी कर लेते हैं पहले एक दो क्वेश्चन में। कैसे करेंगे सर, 1000 इंटू 18% प्लस 3000 इंटू 16%। इससे मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट मिलेगा, और आउटस्टैंडिंग कितना है 4000। तो कितना आएगा, सेम आएगा देख लो, 1000 इंटू 18%, 180, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6000, 3000 इंटू 16%, ये आएगा 480 डिवाइडेड बाई 4000, तो ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4000, तो ये आ जाएगा सर 16.5%, राइट। तब क्या हुआ? अम, ठीक है, ये अल्टरनेटिव वन और ये क्या टू, बात है। दोनों में से कोई भी कर सकते हो, सिंपल है। अब क्या करेंगे सर, सेकेंड हम कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल बोरोइंग कॉस्ट, एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट। अब एलिजिबल बोरिंग कॉस्ट कंप्यूट करने सबसे पहले मुझे एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कब कब का है सर, यहाँ पे देख लो, एक्सपेंडिचर बीटा लिमिटेड ने एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन 5 lakhs ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को 5 lakhs किया है, और 2,50,000 ऑन 1 जनवरी, राइट। 5 lakhs जो है वो स्टार्टिंग से किया है, और 2 लाख और 25 lakhs जो है ना वो सिर्फ 4 महीने के लिए किया है। तो 1 अप्रैल को, फर्स्ट अप्रैल, 1 अप्रैल X1 को कितना किया है, 5 lakhs, और मेरा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 16.5% इंटू 12/12, 12/12 क्यों सर, ड्यूरिंग द ईयर टोटल है। तो बताओ कितना आएगा, 5 lakhs इंटू 16/16.5% के हिसाब से कितना आएगा बोलो? 82,500 आएगा ना। हम्म, हाँ। और एक होगा यस। 1 Jan X2 को, कितना, 2 लाख, सॉरी 25 lakhs इंटू 16.5% इंटू सर 4 महीने होगा, 4 नहीं 3 महीना होगा ना, जैन फेब मार्च, 3 महीना होगा, 3/12, तो कितना आएगा बताओ, 25 लाख इंटू 16.5% इंटू 3/12, आएगा सर 103125। तो टोटल बोरिंग कॉस्ट कितना आएगा, 185। 18,565, ये मेरा आ गया टोटल बोरिंग कॉस्ट। सिंपल, कुछ डाउट है इसमें? हम्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या किया सर, हमने सिर्फ यहाँ पे बेस्ड ऑन माय बैंक लोन्स हमने वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट कंप्यूट कर लिया, उसके बाद उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कैपिटलाइज कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट 5 लाख जो है ना, 5 lakhs पूरा 1 साल के लिए है, और मेरा जो 25 lakhs है ये सिर्फ 3 महीने के लिए, उसके लिए 3 महीने के लिए कैपिटलाइज कर दिया, ये मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट आ गया, टोटल बोरिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो 2 मिनट बचा है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं। Come on, let's read question number 2.
रीड करो एक बार। सिंपल है, हमने ये एग्जाम्पल में भी देखा था, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। Yes, sir. Done. डन। तो देखो, एक्स लिमिटेड as a treasury department that arranges funds for the requirement of the company including the funds for working capital and expansion programs। ठीक है सर, यहाँ पे क्या क्या है? यहाँ पे उनके ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट में जो है ना, जो भी लोन्स चाहिए वो देख लेता है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March X2 द कंपनी कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट एंड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अच्छा, कब इनकर किया? स्टार्ट कब किया? 31st March X2 को। सिंपल है सर। डेट क्या है? 1 जुलाई X1 को इतना है, एंड दिसंबर 1 तारीख को इतना है। 25 2,50,000 और 3 लाख। अब डिटेल्स ऑफ द बोरिंग्स एंड इंटरेस्ट देरॉन्स आर एज फॉलोइंग। लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 10% के हिसाब से देखो सर, यहाँ पे इतना है। वर्किंग कैपिटल लोन देगा 5 लाख और 65,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट है। ये एवरेज बैलेंस दिया है, एवरेज बैलेंस यानी ये प्रिंसिपल हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये इंटरेस्ट है सर। ठीक है, इसको हम बोरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, बोरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं सर। ठीक है, कंप्यूट करो, कंप्यूट दी बोरिंग कॉस्ट दैट नीड्स टू बी कैपिटलाइज्ड। चलो, तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, ये सॉल्व करके दे दो मुझे, सॉल्व करके मुझे बताना। 5 मिनट्स। देख लो और सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करो। अभी इसी के रिलेटेड सेम टू सेम मैंने एक ये कराया है, कौन सा एग्जाम्पल कराया। 31,625. राइट, 31,625। कैसा आया? सिंपल, ऐसे करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे। 65,000, 1,65,000 और 15 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, इससे मुझे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मिल जाएगा सर। ये आ जाए मेरा 11%। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, 2,50,000 के ऊपर 11% के हिसाब से 1 जुलाई से ना, 1 जुलाई से टू 31st March, 31st March कितने महीना? 9 महीने के लिए। यहाँ पे 11% इंटू 4 महीने के लिए। क्यों सर? दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यहाँ पे 1 दिसंबर से बोल रहे हैं। 31st बोलते तो 3 महीने लेते हैं, फर्स्ट बोल रहे हैं कि उसके लिए 4 महीने ले रहे हैं। तो ये करके देखो कितना आता है। तो 2,50,000 इंटू 11% इंटू 9/12 कितना है सर यहाँ पे? ये आ जाएगा 20625। ठीक है, और यहाँ पे 3 लाख के ऊपर 11% के हिसाब से 4/12, 4 महीने के लिए 11,000। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आएगा सर 31,625। सिंपल, इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन, ये बात में करता है। चलो, बाकी क्वेश्चन करने से पहले अपन आगे कंसेप्ट में बढ़ते हैं। कंसेप्ट के बिना वो नहीं होगा। आगे क्वेश्चन, अभी तक क्या क्या किया सर, एक बार रिवाइज कर ले क्या?
चलो आ जाओ एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या किया। सर हमने बोरिंग कॉस्ट चालू किया था, बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा, शिट, हाँ बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आएगा सर, बोरिंग कॉस्ट में आएगा सर यहाँ पे इंटरेस्ट भी आएगा और अदर कॉस्ट भी आएगा, दो कॉस्ट आएगी, इंटरेस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। देन उसके बाद इसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सर हम एक्सक्लूड कर देते क्योंकि ओनर्स है। अब प्रेफरेंस शेयर में भी अगर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, इन केस ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इन केस ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है तो फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या करते हैं सर, वो इसको इंटरेस्ट मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं, उसमें बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। आगे देखा था सर मेरा कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या है सर, एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट एज पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एज पर इंड एस 109 जो है ना, हम कंप्यूट करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्यों कंप्यूट करते हैं, क्योंकि हमारा जो है ना एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होता है सर, एडिशनल कॉस्ट को कवर अप करने हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूट करते हैं। ये हम 116 में देखेंगे, ये अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है। देन उसके बाद हम किसके लिए सर, कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन और प्रोडक्शन, सीएपी के लिए अगर कोई भी क्वालिफाइंग एसेट के लिए हमने बोरोड फंड्स यूज किया है तो फिर उस केस में हम कैपिटलाइज कर देंगे, अदरवाइज जो है ना उसको रिकॉग्नाइज करेंगे पीएनएल में। देन आगे हमने क्वालिफाइंग एसेट का देखा था, क्वालिफाइंग एसेट इज मोर देन 12 मंथ्स होगा या सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रहा है फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंडेड यूज और सेल, तो फिर उस केस में सर इसका जो है ना क्वालिफाइंग एसेट मान लेंगे। देन उसके बाद सब्सटैंशियल पीरियड बताया नहीं तो फिर हम स्टैंडर्ड 12 मंथ्स पकड़ते हैं। इन्वेंट्रीज के केस में हमने देखा था कि इन्वेंट्रीज अगर रेपिटेटिव बेसिस और लार्ज क्वांटिटी में बन रहा है तो फिर उस केस में ये सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम भी होगा, तो फिर ये क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगा। देन बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट्स को भी एक्सक्लूड किया है क्योंकि ये फेयर वैल्यू बेसिस में हम इसको वैल्यू करते हैं, उसके लिए एक्सक्लूड किया है बायोलॉजिकल एसेट। ये इंडेस 141 में देखेंगे, इंडेस 41 दैट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो इंडेस है ना उसमें देखेंगे इंडेस 41 में बायोलॉजिकल एसेट। बट यहाँ पे जो बेरर प्लांट है सर, बेरर प्लांट है ना इंडेस 16 में कवर होगा और इसके ऊपर बोरिंग कैपिटल, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन अलाउड है। देन उसके बाद अदर एसेट्स, अदर एसेट्स में अगर वो क्वालिफाइंग एसेट होगा देन कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन और प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है और एक्चुअली बोरोइंग कॉस्ट इंकर हुआ है तो फिर उस केस में वो कैपिटलाइजेशन के लिए एलिजिबल है, वो अदर इसके लिए है। देन उसके बाद आएंगे सर हम स्टेजेस ऑफ कैप एप्लीकेशन ऑफ इंडियाज 23। यानी क्या है सर, यहाँ पे हमने ये तो देख लिया बोरिंग सब कुछ क्या कैसा करना है, क्या करना है, कब करना है, कौन से टाइप ऑफ बोरिंग है, जनरल है और मेरा ये है स्पेसिफिक बोरिंग, वो भी एक बार दिखा देता हूँ तुम्हें। देखो जनरल एंड स्पेसिफिक, एक होता है स्पेसिफिक बोरिंग, एक होता है जनरल बोरिंग। स्पेसिफिक बोरिंग वाज विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर दी स्पेसिफिक एसेट, और बोरिंग जनरल बोरिंग का क्या है सर, अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग जो भी कॉस्ट बोरिंग्स होगा मेरा जनरल बोरिंग होगा। स्पेसिफिक बोरिंग में सर हमें दो पॉइंट याद रखना है, एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं है, टोटल जो है ना कैपिटल, टोटल बोरिंग कॉस्ट जो भी है वो कैपिटलाइज कर देंगे, एंड सेकेंड मेरा क्या है सर, यहाँ पे कोई भी टेम्पररी इनकम है वो लेस कर देंगे। जनरल बोरिंग में क्या है, जनरल बोरिंग में सर सिंपल है, जनरल बोरिंग जो भी अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग है वो जनरल बोरिंग होगा। जनरल बोरिंग के केस में हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकलते हैं। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन के रेट कैसे निकलेगा, टोटल बोरिंग कॉस्ट, ठीक है, टोटल बोरिंग कॉस्ट दैट इज इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी आउटस्टैंडिंग फंड्स है ड्यूरिंग द ईयर एंड, वो मेरा ये डिवाइड करूंगा तो फिर मेरा यहाँ पे वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकल जाएगा। इसका एक और तरीका है वेटेड वेट से निकालना। वेट से कैसे निकालते हैं सर, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट इंटू वेट्स करके हम निकालते हैं सर, इंटरेस्ट रेट इंटू वेट करके हम निकालते हैं, दिस इज अल्टरनेटिव मेथड। देन उसके बाद सर बेस्ड ऑन द यूसेज, बेस्ड ऑन द यूसेज ऑफ द फंड्स हम क्या करते हैं, इसको असेट को अलोकेट कर देते हैं, कैपिटलाइज कर देते हैं। देन अगर हमारा स्टार्ट कब होगा, जब एक्चुअली एक्सपेंडिचर इनकर होगा तब से स्टार्ट होगा, और कब खत्म होगा, जब तक मेरा असेट रेडी फॉर यूज नहीं है तब तक होगा, या फिर ईयर एंड तक हो जाएगा। ठीक है। देन उसके बाद आगे देखा था सर एक्सपेंसेस जो है ना, एक्सपेंसेस जो एक्चुअल कैश फ्लो बेसिस में कंसिडर करना है, अक्रूवल बेसिस में कभी भी कंसिडर नहीं करना है। और उसके बाद मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन माय एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट शुड नॉट बी मोर देन माय एक्चुअल कॉस्ट। इतना सारा चीजें हमने देख लिया सर ऑलरेडी। अब आएंगे सर मेन चीज में जहां पे स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन होगा। अब यार स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन क्या है, यानी सर कब से मुझे बोरिंग स्टार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट करना है, कैपिटलाइज कब कब से करना है, कमेंसमेंट। फिर उसके बाद सर बीच बीच में ऐसा कोई चीज होगा, ऐसा कोई एक्टिविटी होगा जहां पे मुझे इंटरेस्ट और जो इंटरेस्ट कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद करना पड़ेगा, यानी सस्पेंड करना पड़ेगा, वो देखेंगे। और एक होगा सर सीसेशन, सीसेशन यानी क्या है, कब मुझे कैपिटलाइजेशन बंद कर देना चाहिए। ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे सर, ये तीन चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाओ क्या, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन कमेंस कब होगा सर, कैपिटलाइजेशन कमेंस कब होगा, मैंने बताया जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर होगा,
जब एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए, सबसे पहले यह कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए, नेसेसरी एक्टिविटीज जो है ना वो चालू हो जाना चाहिए। नेसेसरी एक्टिविटीज मतलब क्या है सर, नहीं समझा मुझे। यहाँ पे नेसेसरी एक्टिविटीज मतलब हमने एक क्वेश्चन देखा था, क्या एग्जांपल दूं, टेलीकॉम का, टेलीकॉम लाइसेंस का देखा था ना। टेलीकॉम लाइसेंस में क्या करना चाहिए था, उस वो जो पर्सन है उसको क्या करना था, वायरलेस नेटवर्क डेवलप करना था। अब वायरलेस नेटवर्क डेवलप करने स्टार्ट जो है वो क्या है, टेलीकॉम लाइसेंस है। अब टेलीकॉम लाइसेंस जब लेगा तब जाके वो वायरलेस डेवलपमेंट करेगा। तो फिर टेलीकॉम लाइसेंस लेना इज नेसेसरी एक्टिविटी, राइट। फॉर स्टार्टिंग दी वायरलेस नेटवर्क उसको टेलीकॉम लाइसेंस चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये है नेसेसरी एक्टिविटीज। तो फिर जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ कमेंसमेंट। सेकंड, एक्सपेंडिचर ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट वो इनकर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए। फिर उसके बाद सर हमारा बोरिंग कॉस्ट भी इनकर होना चाहिए, मतलब बोरिंग्स होना चाहिए और बोरिंग कॉस्ट भी इनकर होना चाहिए। तब जब ये तीन चीजें अगर होगा तब जाके मैं बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता हूँ। सबसे पहला देख लो, नेसेसरी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द क्वालिफाइंग एसेट शुड रिमेन इन कंटिन्यूएशन। मतलब क्या सर, जैसे टेलीकॉम वाला ये जो है ना ये लिया था। एक और एग्जांपल लूं, एक और एग्जांपल बोलो तो लैंड एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस। नहीं समझा सर, क्या बोल रहे हो। तो फिर यहाँ पे क्या है, सिंपली मैं लैंड ले रहा हूँ, इसका एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ। लैंड लिया, लैंड के लिए मुझे फैक्ट्री बनाना था, फैक्ट्री बनाने के लिए फैक्ट्री का सब कुछ लेआउट वगैरह सब कुछ ये रेडी है मेरे पास। अब मुझे लैंड चाहिए। अब लैंड मैं परचेस करूंगा, उसके ऊपर तुरंत क्या करूंगा सर, फैक्ट्री बनाऊंगा। ये क्या है, ये क्या है, क्वालिफाइंग एसेट बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट मेरा लैंड लेना है। दिस इज नेसेसरी एक्टिविटी। और ये उसके बाद मेरा जो है ना कंस्ट्रक्शन वगैरह चालू हो जाएगा, राइट। तो फिर इस केस में ये कमेंसमेंट हो रहा है ना, नेसेसरी एक्टिविटीज आर इन कंटिन्यूएशन। एक और चीज है सर, मैं लैंड लूंगा फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, लैंड लूंगा फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। अब लैंड लेके वहां पे पड़ा रहेगा लैंड, तो फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज हो रही है क्या, नहीं ना। एक्टिविटीज कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। तो फिर उस केस में ये क्या है सर, इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन अलाउड नहीं है। क्या होना चाहिए, नेसेसरी एक्टिविटीज, जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज है, कंस्ट्रक्शन हुआ या लाइसेंस लेना हुआ, ये पूरा जो है ना ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट केस। सेकंड, मेरा एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए सर, जो भी एक्सपेंडिचर जो है ना वो इनकर होना चाहिए, वो इनकर होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। और सेकंड थिंग, वो एक्सपेंडिचर मेरा बोरोड फंड से भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, बोरोड फंड्स से भी होना चाहिए। देन लास्ट, जो भी इंटरेस्ट कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए। एक्चुअल कॉस्ट इन द सेंस, हमने देखा था क्या सर, स्पेसिफिक कॉस्ट में, स्पेसिफिक कॉस्ट में या फिर कोई भी इसमें अगर हमने कोई भी टेम्पररी इनकम जनरेट किया है, टेम्पररी इनकम जनरेट किया है, तो फिर टेम्पररी इनकम जो है उसको लेस कर देते हैं हम, राइट। जो भी लेस कर देते हैं, समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लूं मैं एग्जांपल के लिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कमेंसमेंट, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे सर एग्जांपल देख लो, एग्जांपल समझो, फॉर एग्जांपल मेरा बोरिंग कॉस्ट है, बोरिंग कॉस्ट यानी क्या, मेरा बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट है 1000 रुपीज, और इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट इनकम कमाया यानी टेम्पररी इंटरेस्ट इनकम कमाया सर मेरा 200। तो मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितना है सर, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है मेरा 800 का ना, मेरा 800 का एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है। 8000 रुपीज मेरा बोरिंग कॉस्ट है और 200 मेरा टेम्पररी इनकम है, 800 मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट है। तो क्या सर मैं 1000 रुपीज जो है ना वो कर दूं, क्योंकि मेरा बोरिंग कॉस्ट तो 1000 रुपीज है ना, इसको इग्नोर कर देता हूँ, इंटरेस्ट इनकम को इग्नोर कर देता हूँ, और डायरेक्टली मेरे 1000 रुपीज को बोरिंग कॉस्ट में मतलब मेरा जो असेट के कॉस्ट में ऐड कर दूंगा एज अ कैपिटलाइजेशन। क्या ये अलाउड है, नहीं नहीं, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट ना ऐड करना चाहिए। एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट मेरा कितना पड़ रहा है, 800 पड़ रहा है, तो फिर एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, सिंपल। तो फिर कमेंसमेंट में तीन केसेस सर, कमेंसमेंट में क्या क्या होना चाहिए, कमेंसमेंट में सर यहाँ पे होना चाहिए सबसे पहला, नेसेसरी एक्टिविटीज शुड बी इन कंटिन्यूएशन। नेक्स्ट, मेरा जो है ना एक्सपेंडिचर शुड बी इंकर्ड, इंकर्ड फ्रॉम बोरिंग कॉस्ट। देन सबसे लास्ट सर, मेरा जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट शुड बी
एक्चुअल कॉस्ट। सिंपल है सर, यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ये तीन चीज जब होगा तब मेरा जो है ना बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कर सकता हूँ। ये सिर्फ क्राइटेरिया है, स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। सर क्या सर यहाँ पे ना मुझे एक डाउट आ रहा है, यहाँ पे नोशनल जो है ना, नोशनल नोशनल इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या? नोशनल इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या, बोलो? ये ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि नोशनल इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं या नहीं। नहीं। नहीं ना? नॉट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। इसका ऑलरेडी एग्जांपल तो दे दिया मैंने। क्यों एलिजिबल नहीं है यहाँ पे फिर से बताता हूँ। देख लो यहाँ पे, ये मेरा घर है। घर है, अभी तक बना नहीं है, आधा आधा घर है। इधर तक हुआ है, ऊपर वाला पार्ट बचा है। आधा घर बना है, आधा घर नहीं बना है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे पीपी लिमिटेड के पास जो है ना, पीपी लिमिटेड के पास यहाँ पे कैश पड़ा है 1 करोड़ रुपए। नहीं है हाँ? सिर्फ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए पड़े हैं। अब 1 करोड़ रुपए क्या क्या पीपी लिमिटेड ने जो है ना इसके ऊपर लगा दिया। कुछ लोन वगैरह कुछ नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। अब यहाँ पे पीपी लिमिटेड बोल रहा है, यहाँ पे जो 1 करोड़ है, 1 करोड़ इफ इन्वेस्टेड समवेयर एल्स, एल्स, तो फिर उसको इंटरेस्ट इनकम आता था, वुड बी जनरेटेड। बराबर ना? कभी किधर इन्वेस्ट कर दिया तो फिर इंटरेस्ट इनकम आता था। तो ये इंटरेस्ट इनकम जो है ना, मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्ट नहीं किया तो फिर डायरेक्टली इसमें ऐड कर दूंगा मेरे कॉस्ट में। तो इजी हो जाएगा सर, मेरा कॉस्ट में जो है ना कैपिटलाइज हो जाएगा। तो फिर ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते एज पर स्टैंडर्ड। यहाँ पे ये नोशनल इंटरेस्ट है, ये नोशनल इंटरेस्ट कभी भी नहीं। जब भी एक्सटर्नल बोरोइंग के केस में हमने एक्चुअल में इनकर किया है, तब भी हम ऐड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो सर, Yes. यहाँ तक क्लियर हुआ। देन सर एक और चीज, गवर्नमेंट ग्रांट। हम्म कब कभार क्या होता है सर, कब कभार जो है ना गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स देता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब समझता है? मतलब यानी मैं कुछ कर रहा हूँ, यानी मैंने लोकल बैकवर्ड एरियाज में ना मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ तो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो बैकवर्ड एरियाज है वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने कुछ कर रहा हूँ कि मेरा फैक्ट्री बना रहा हूँ या कुछ बना रहा हूँ, फैक्ट्री बना रहा हूँ समझो। और वो फैक्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, फैक्ट्री बनाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है। यहाँ पे समझ लो ये जो है ना, ये वाला, ये बैकवर्ड एरिया है, और यहाँ पे फैक्ट्री बना रहा हूँ, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन। और ये फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए, यहाँ पे फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, गिविंग बेनिफिट ऑफ ₹1 करोड़। ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है सर, गवर्नमेंट जो है ना 1 करोड़ का मुझे बेनिफिट दे रहा है, यानी गवर्नमेंट ग्रांट दे रहा है, कैश दे रहा है। तुम बोल रहे हो कि फैक्ट्री बनाओ तुम्हें ग्रांट मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोरिंग भी करके रखा है इसके लिए जो है ना, बोरिंग्स भी करके रखा है, बोरिंग्स ऑफ ₹4 करोड़। तो यहाँ पे बोरिंग भी करके रखा है और गवर्नमेंट ग्रांट भी दे रहा है, बराबर। तो मेरा नेट नेट मेरा कितना हो रहा है? नेट नेट मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, 4 लाख बोरिंग किया था, और 1 लाख जो है ना मुझे गवर्नमेंट ग्रांट से मिल रहा है। तो फिर नेट नेट 3 करोड़ का मेरा लोन है, बराबर ना? नेट नेट मेरा 3 करोड़ का लोन है। तो फिर यहाँ पे जो 3 करोड़ का लोन है ना, इसी के ऊपर मेरा बोरिंग कॉस्ट मैं कैपिटलाइज कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। क्या ये चीज समझा? क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ओनली एनी ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट shall be deducted from borrowing। ठीक है, हमें क्या करना है सर, नेट नेट करना है। नेट नेट हम क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट ये कर सकते हैं। क्या ये चीज समझा? कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट मिला है सर, गवर्नमेंट ग्रांट क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट को हम लेस कर देंगे। ठीक है, देखो,
ग्रांट्स, treatment of grants, progress payment, if any incurred amount is received back, मतलब मैंने खर्चा कर दिया फिर से मिल रहा है, तो फिर उस केस में इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट और प्रोग्रेस पेमेंट, देन सेम शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से डिडक्ट करेंगे तो और नेट एक्सपेंडिचर मान लेंगे। सिंपल। यहाँ पे आगे देखो, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेमेंट। अब यहाँ पे बोलेगो सर यहाँ पे नेट एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, वहां पे बोरिंग से बोल रहे हैं। सिंपल है ना, हम क्या कर सकते हैं, बोरिंग कॉस्ट ज्यादा से नहीं कर सकते, एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं कर सकते। यहाँ पे वो भी एग्जांपल ले लो। चलो यहाँ पे ये जो है ना, ये हटा दो। यहाँ पे समझ लो 4 करोड़ का बोराइंग है मेरे पास, और मैंने एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया है। यहाँ पे एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या है सर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर मैंने किया है सर 2 करोड़ का। समझो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर हमने किया है 4 करोड़ का ही एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर भी सेम है और बोरिंग भी सेम है। तो फिर मैंने क्या करना है, तो फिर एक गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो गया, तो फिर मेरा नेट एक्सपेंडिचर कितना है, नेट एक्सपेंडिचर है सर ₹4 करोड़ का मेरा एक्सपेंडिचर है, माइनस ₹1 करोड़ मुझे ग्रांट मिला है, तो एक्सपेंडिचर मुझे 3 करोड़ का ही है। बताओ यहाँ पे क्या 3 करोड़ के ऊपर मैं कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकता हूँ या 4 लाख के ऊपर कर सकता हूँ? 3 लाख के ऊपर करूंगा ना सर। मेरा जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसी के ऊपर मैं क्या करूंगा, मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो कैपिटलाइज करूंगा। तो मेरा एक्सपेंडिचर 3 लाख ही हो रहा है ना, 3 करोड़ ही हो ना, तो फिर 3 करोड़ के ऊपर मैं एक्सपेंडिचर ये करूंगा। सिंपल। चलो आगे देखते हैं। प्री पेमेंट प्रीमियम। अब क्या है प्री पेमेंट प्रीमियम, प्रीमियम मतलब क्या है सर, यहाँ पे कभी कभार हम क्या करते हैं, बोरिंग लेते हैं। समझो तुम्हारा पर्सनल एग्जांपल, पर्सनल एग्जांपल में क्या हो रहा है सर, मैंने हाउसिंग लोन लिया है, हाउसिंग लोन लिया, हाउसिंग लोन लिया है सर 20 साल का, 20 साल का हाउसिंग लोन लिया है। 20 साल का हाउसिंग लोन लेने के बाद यहाँ पे 15 ईयर्स में मुझे पे करना है, 15th ईयर में मुझे क्या लग रहा है, और 5 साल बचा है ना, तो 5 साल के पहले ही मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो फिर क्या होगा सर, मेरा लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, बराबर। अब ये जो 5 ईयर्स पहले ही पे करने के लिए कुछ एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा मुझे, बराबर। एडिशनल पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक कुछ एडिशनल पेमेंट चार्ज करता है कि प्री पे करने के लिए कुछ तो प्रीमियम लेगा, बराबर, क्योंकि 5 साल का उसका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो तो वो क्या कर रहा, फॉरगोर कर रहा फॉर दी पेमेंट। तो फिर उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं सर, जो भी प्री पेमेंट है, यहाँ पे प्री पेमेंट है, उसको हम एज अ बोरिंग कॉस्ट कभी नहीं मानेंगे। वो क्यों बोरिंग कॉस्ट नहीं मानेंगे सर, बोरिंग एक्चुअल में हमने इनकर किया है, इन केस हम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, यहाँ पे तो हम रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं ना, यहाँ पे रीपेमेंट ऑफ द लोन कर रहे हैं ना, तो फिर उस केस में हम ये जो प्री पेमेंट प्रीमियम है उसको पीएनएल में चार्ज करेंगे। सिंपल। हम क्या करेंगे सर, प्री पेमेंट प्रीमियम पीएनएल में चार्ज कर देंगे। प्री पेमेंट premium and penalties should be not be considered as borrowing cost, as they are incurred for the arrangement of the funds but incurred for saving the borrowing cost. Prepayment expenses should be considered as expenses and recognized in P&L. समझा? समझा? आ जाओ एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या है, समझो यहाँ पे पीपी लिमिटेड है। यस सर। इसने टर्म लोन लिया ₹1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का लोन लिया। अब यहाँ पे बैंक के पास यहाँ पे 1000 करोड़ जो है ना, ये प्रिंसिपल इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, प्रिंसिपल इज आउटस्टैंडिंग। अब ये जो लोन है, लोन इज फॉर, समझो फॉर 10 ईयर्स। पीपी लिमिटेड जो है ना बैंक को अप्रोच कर रहा है, पीपी लिमिटेड 3rd ईयर में अप्रोच कर रहा है कि मैं प्री पे कर देता हूँ, प्री पे कर देता हूँ, कि प्री पे करने के बाद मेरा जो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, यानी 10th ईयर में जो पे करना है, 10th ईयर में पे करना है वो पहले ही पे कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पे पे करने के लिए बैंक क्या करेगा, फॉर प्री पेमेंट बैंक विल चार्ज इम्पोज सम चार्जेस। क्या है सर, ये प्री पेमेंट चार्जेस है। तो फिर ये जो प्रीपेमेंट चार्जेस है सर, ये एज अ बोरिंग कॉस्ट नहीं मानेंगे, इसको क्या करेंगे सर, यहाँ पे एक्सपेंस मान के, एक्सपेंस मानेंगे, और इसको रिकग्नाइज करेंगे पीएनएल में। समझा? कोई डाउट है यहाँ पे? No, sir.
चलो आगे देखते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट। ट्रांसफर ऑफ एसेट यानी क्या है सर? फिर से आ जाओ, एग्जांपल बताता हूँ ट्रांसफर ऑफ एसेट का। समझ रहा है ना जो पढ़ा रहा हो, या फिर बहुत हैवी हो रहा है क्या? हैवी हो रहा है तो बताओ। नो सर, समझ रहा है धीरे धीरे। हाँ, ट्रांसफर ऑफ एसेट, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एसेट क्या है सर? व्हाट डू यू मीन बाय एक्चुअली मीन बाय ट्रांसफर ऑफ एसेट? यहाँ पे ये जो है ना, ये समझो ये मशीनरी है। क्या है? मशीनरी कंस्ट्रक्शन। किस केस में? भूमि लिमिटेड केस में। भूमि लिमिटेड बहुत बड़ा कंपनी है, इसके कंपनीज में मशीनरी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब मशीनरी जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है सर, यहाँ पे मशीनरी के लिए वेरियस कंपोनेंट लगता है। बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं मशीनरी के लिए। जब मशीनरी के लिए अलग अलग कंपोनेंट्स लगते हैं सर, यहाँ पे मेरे पास जो है ना ओल्ड मशीनरी है ऑलरेडी। क्या है? ओल्ड मशीनरी है मेरे पास ऑलरेडी। यहाँ पे देख लो, ये मशीनरी है, ओल्ड मशीनरी है। अब ये जो ओल्ड मशीनरी है सर, इसके कुछ कुछ कंपोनेंट जो है ना, कुछ 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 होता है नहीं, कुछ कुछ कंपोनेंट जो है इज यूजफुल फॉर न्यू मशीनरी। कुछ कुछ कंपोनेंट जो है ना, वो यूजफुल है किसमें? मशीनरी कंस्ट्रक्शन में। ये जो न्यू कंस्ट्रक्शन है ना, इस पे यूजफुल है सर। तो फिर ये पे यहाँ पे जब भी ये असेट को ट्रांसफर करूंगा, यहाँ पे यूज करूंगा, तो ये जो ट्रांसफर है ना, इसको भी हम एक्सपेंडिचर मानेंगे। और ये एक्सपेंडिचर जो है ना हमारा एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। समझा क्या बोला? ये जो करना है, अगर समझो ये कंपोनेंट्स अवेलेबल ही नहीं होता, तो फिर मुझे बाहर से खर्चा करना पड़ता, बाहर से परचेस करना पड़ता, और उसके ऊपर एक्सपेंडिचर होगा। और वो एक्सपेंडिचर क्या करते हैं सर? हम फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन ये करते हैं, बराबर ना? बट यहाँ पे जब भी ओल्ड कंपोनेंट है, ओल्ड कंपोनेंट जो है ना, उसका कंपोनेंट्स यहाँ पे न्यू में यूज हो रहा है ना, क्यों खाली फोकट खर्चा करना है? बराबर। तो फिर ये जो है ना कंपोनेंट जब यूज करेंगे, तो फिर इसका जो फेयर वैल्यू है, इसका फेयर वैल्यू, इज फेयर वैल्यू shall be considered as expenditure। फेयर वैल्यू जो है ना, ये कंसिडर होगा एज एन एक्सपेंडिचर। और हम जैसा हम कैपिटलाइज करते हैं जो टाइम पीरियड के हिसाब से, वैसे ही हम कैपिटलाइज कर देंगे। इज दैट क्लियर? इसको अमाउंट्स में बताओ, क्या अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखो अमाउंट्स में बताता हूँ। बोरोड फंड से मेरे पास, फंड से समझो रुपीज 10,000, फॉर एग्जाम्पल 10,000, ठीक है। और एक्सपेंसेस, मैंने एक्चुअल एक्सपेंसेस जो किया है ना, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, वो 2,500 एक है। और ओल्ड मशीनरी का कंपोनेंट जो यूज किया है, ओल्ड मशीनरी का 3,000 का यूज किया है सर। समझा? एक्चुअल मशीनरी जो है ना, वो 2,500 का है। बट ओल्ड मशीनरी जो यूज किया है सर, ओल्ड मशीनरी यहाँ पे 3,000 का यूज किया है। तो फिर यहाँ पे दोनों को भी एक्सपेंडिचर मानूंगा, दोनों को भी एक्सपेंडिचर मानूंगा। और दोनों के ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करके मैं जो भी बोरोड फंड्स के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो कैपिटलाइज कर दूंगा सर। क्या ये चीज समझा? यस सर। वेरी गुड। देख लो यहाँ पे, treatment of transfer of asset. If existing asset scrap from the old asset is used in production of qualifying asset, then it will be treated as expenditure and interest can be capitalized on such expenditure। इंटरेस्ट हम वो जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हैं, भले ही वो जो है ना मेरा बोरोड फंड से इनकर नहीं हो रहा है, इनकर नहीं हो रहा है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं एज एन एक्सपेंडिचर और कैपिटलाइज कर सकते हैं। स्क्रैप जो है ना वो फेयर वैल्यू के बेसिस में लेंगे, फेयर वैल्यू के बेसिस में। और जो भी डिफरेंस है फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में, वो ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल में। सिंपल है। स्क्रैप जो है ना वो फेयर वैल्यू के बेसिस में करेंगे। यहाँ पे जैसा स्क्रैप मेरा यहाँ पे समझो 10,000 का है, फेयर वैल्यू 10,000 है, फेयर वैल्यू रुपीज 10,000। और इसका बुक वैल्यू है ना सर, बुक वैल्यू है रुपीज 6,000। तो फिर ये 6,000 को लेस करके जो 4,000 है इसको पीएनएल में चार्ज कर देंगे। सिंपल। यहाँ तक समझ में आ गया सर? चलो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं सर। ठीक है, अगर इनके समझो सर कोई भी अगर टेम्पररी इनकम है, टेम्पररी इनकम यानी क्या? हमने फंड्स बोरो कर लिया, स्पेसिफिक केस में देखा था ना हमने कि फंड्स बोरो किया, उसको टेम्पररीली इन्वेस्ट करके रखा, तो फिर उसमें से टेम्पररी इनकम कुछ भी आया तो वो लेस कर देंगे मेरे बोरोड फंड से। वही है यहाँ पे, टेम्पररी इनकम अगर जनरेट किया है, टेम्पररी इनकम अगर जनरेट किया है
फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ बोरोड फंड्स, तो फिर उस केस में जो भी टेम्पररी इनकम है वो मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से लेस हो जाएगा। मेरा टोटल बोरिंग कॉस्ट में से लेस हो जाएगा मेरा टेम्पररी इनकम। इज दैट क्लियर? अभी तक क्या क्या पढ़ा सर? कमेंसमेंट में क्या क्या पढ़ा? देखो आ जाओ बताता हूँ। कमेंसमेंट सर कब चालू होगा? कमेंसमेंट यानी मेरा स्टार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। कमेंसमेंट कब चालू करूंगा? तो फिर सबसे पहले यहाँ पे ही जो है ना, यहाँ पे नेसेसरी एक्टिविटीज फॉर द पर्पस, हाँ नेसेसरी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द क्वालिफाइंग एसेट शुड रिमेन इन कंटिन्यूएशन, मतलब मेरा एक्टिविटीज जो है ना वो चालू होना चाहिए। सेकंड, मेरा जो है ना बोरिंग कॉस्ट वो इनकर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए फ्रॉम द बोरिंग कॉस्ट, और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, तब जाके मेरा कमिटमेंट चालू होगा। अब जब कमिटमेंट चालू होगा, इसका एग्जांपल देखा था टेलीकॉम लाइसेंस और एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर डेवलपमेंट पर्पस। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। देन उसके बाद अगर ग्रांट्स या प्रोग्रेस पेमेंट मिला है सर, तो ग्रांट्स और प्रोग्रेस पेमेंट केस में क्या करते हैं सर, जो भी एक्सपेंडिचर इनकर होगा उसमें से लेस कर दूंगा मेरा ग्रांट, और नेट इनकम मैं कंसिडर करूंगा, नेट एक्सपेंडिचर मैं कंसिडर करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटलाइजेशन। ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेमेंट प्रीमियम, अगर प्रीपेमेंट प्रीमियम हो रहा है, मतलब कुछ प्रीपेमेंट चार्जेस लग रहे हैं, तो फिर उस केस में उसको क्या करेंगे, हम पीएनएल में चार्ज कर देंगे और उसको बोरिंग कॉस्ट कभी भी नहीं मानेंगे। देन उसके बाद ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ असेट मतलब यानी क्या है सर, कुछ मेरा एडिशनल जो ओल्ड स्क्रैप बचा है, ओल्ड कंपोनेंट मशीनरी का कुछ कंपोनेंट्स बचे हैं या फिर कुछ स्क्रैप बचा है, वो मेरा न्यू कंस्ट्रक्शन में यूजफुल है, मेरा न्यू कंस्ट्रक्शन में यूजफुल है। तो फिर उस केस में ये जो ओल्ड कंपोनेंट का फेयर वैल्यू है ना, एज एन एक्सपेंडिचर मानेंगे, और उसके ऊपर मेरा यहाँ पे बोरिंग कॉस्ट अवेलेबल है, यानी उसके ऊपर मेरा इंटरेस्ट जो है ना वो कैपिटलाइज कर सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे फेयर वैल्यू जो है ना कंसिडर करेंगे स्क्रैप का, उसमें से बुक वैल्यू अगर रहेगा, जो भी डिफरेंस आएगा, फेयर वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में चार्ज ऑफ कर देंगे सर। देन इन केस अगर कुछ टेम्पररी इनकम है, इन केस देयर इज एनी टेम्पररी इनकम फ्रॉम द बोरोड फंड्स, यानी बोरोड फंड्स को लिया और उसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वहां पे टेम्पररी इनकम जनरेट हो रहा है, तो उस केस में ये जो है ना टेम्पररी इनकम लेस हो जाएगा मेरा एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट से। इज दैट क्लियर? सिंपल है। आ जाओ, तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन, ये देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 9। डन सर। डन। चलो देखो, X Limited is commencing a new construction project which is to be financed by borrowing cost. बोरिंग से हमें फाइनेंस करना चाहिए। की डेट्स दिया है यहाँ पे, 15th को लोन इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स टू बी इनकर्ड, यानी मेरा लोन जो है ना वो चालू हो गया 15th से। सेकंड से टेक्निकल साइट प्लानिंग कमेंस हो गया, सेकंड से टेक्निकल प्लानिंग साइट कमेंस हो गया, मतलब नेसेसरी एक्टिविटीज हो गया ये मेरा। बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर 19th को हो रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोजेक्ट स्टार्टेड टू बी इनकर्ड ऑन 19th। तो यहाँ पे मेरा तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए सर। एक नेसेसरी एक्टिविटीज, तो नेसेसरी एक्टिविटीज चालू हो गया, बराबर। सेकंड, मेरा जो है ना इंटरेस्ट चालू होना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट चालू हो गया, बराबर। और एक्सपेंडिचर इनकर होना चाहिए, एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा है यहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से इनकर चालू हुआ। ये पहले जो है ना सिर्फ ये बाई प्रोसेस है, एक्सपेंडिचर अब तक नहीं हुआ, इनकर नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर जो है ना अब तक इनकर नहीं हुआ, एक्सपेंडिचर 19 को इनकर हो रहा है। तो फिर यहाँ पे 19 से जो है ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो सर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो वर्क कमेंस 18th को हो रहा है ना, कंस्ट्रक्शन 18th को हो रहा है, 18th को सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उससे पहले जो नेसेसरी एक्टिविटीज है जैसे स्टार्टिंग पॉइंट टेक्निकल साइट प्लानिंग, तो अभी फिफ्थ सेकंड को चालू हो गया था ना, तो टेक्निकल साइट प्लानिंग ये पहले ही चालू हो गया। तो यहाँ से हम कंसिडर करेंगे कंस्ट्रक्शन कभी भी हो, स्टार्टिंग पॉइंट से कंसिडर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ बोरिंग। तो फिर यहाँ पे जो है ना 19th विल बी माय कमेंसमेंट डेट। देखो इन द अबाउ केस द थ्री कंडीशन टू बी टेस्टेड फॉर कमेंसमेंट डेट वुड बी बोरिंग कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड ऑन 15th, एक्सपेंडिचर जो है ना 19 से हो रहा है, नेसेसरी एक्टिविटी 2 जून से हो रहा है। तो फिर यहाँ पे सर कमेंसमेंट डेट व्हेन द अबाउ थ्री कंडीशंस सेटिस्फाइड इन ऑल इज 19th जून 2001, तो फिर मेरा कमेंसमेंट 19 जून से होगा। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो। चलो कितना टाइम बचा है? 3 मिनट। एक और सेशन क्रिएट करें क्या, या फिर हैवी हो गया आज के लिए काफी है? इसके बाद और दो है, सस्पेंशन है और सेसेशन है, ये दो है, और उसके बाद क्वेश्चंस है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचता है, दैट इज फॉरेक्स, फॉरेक्स वाला पार्ट। तो फॉरेक्स वाला पार्ट हम देख लेंगे बाद में। बोलो।
तुम्हारा कैपेसिटी हो तो करेंगे, नहीं तो नहीं। अ, कल करते हैं सर। मैं पढ़ती हूँ, फिर टेस्ट के लिए भी पढ़ना है मुझे। चलेगा, ओके, नो प्रॉब्लम। चलो यहाँ तक समझ गया, कोई डाउट है? रिवीजन करवा लूँ फटाफट, क्या क्या किया था। हाँ। चलो सर, बोरिंग कॉस्ट वगैरह तो हमने किया है ऑलरेडी, बहुत बार रिवीजन किया है। मेरा इंपॉर्टेंट मेन चीज कहाँ से चालू होगा? मेरा जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग। तो जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग क्या था सर? जनरल बोरिंग और स्पेसिफिक बोरिंग में, जनरल बोरिंग इज अदर देन स्पेसिफिक बोरिंग। और स्पेसिफिक बोरिंग अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिकली बोरो किया है तो फिर वो मेरा स्पेसिफिक बोरिंग में आएगा। स्पेसिफिक बोरिंग में दो चीजें हमें कंसिडर करना है, एक क्या, टाइम पीरियड इन्वॉल्व नहीं होगा, सेकंड टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कैपिटलाइज कर सकता हूँ, और थर्ड जो है ना टेम्पररी इनकम कुछ होगा तो वो लेस कर देंगे। ठीक है, जनरल बोरिंग में क्या है सर? हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं। वो कैसे निकलेंगे? इंटरेस्ट कॉस्ट डिवाइडेड बाय मेरा टोटल फंड्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट। ठीक है, जब तक फंड्स है आउटस्टैंडिंग है वो मेरा वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकल जाएगा। और उसके बाद उसको मैं असेट में अलोकेट करता हूँ, मतलब बेस्ड ऑन एक्सपेंडिचर मैं इंटरेस्ट अमाउंट निकल के रखता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद सर जनरल बोरिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर समझो स्पेसिफिक कॉस्ट, अगर समझो स्पेसिफिक बोरोइंग्स है और स्पेसिफिक बोरोइंग्स का जो रिलेटेड एसेट है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, इंटेंडेड फॉर यूज हो गया, तो फिर अभी भी स्पेसिफिक बोरिंग आउटस्टैंडिंग है, तो उस केस में स्पेसिफिक बोरिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू जनरल बोरिंग एंड विल बी यूज्ड फॉर द वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है, ये वाला समझ गया। देन कम्स द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट इज स्टार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। स्टार्ट कब होगा? तीन चीजें होना चाहिए, नेसेसरी एक्टिविटीज होना चाहिए, एक्सपेंडिचर बोरिंग कॉस्ट से इंकर होना चाहिए, और इंटरेस्ट कॉस्ट जो है ना वो एक्चुअल कॉस्ट होना चाहिए, राइट? इंटरेस्ट कॉस्ट एक्चुअल होना चाहिए, नोशनल इंटरेस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। ठीक है, देन उसके बाद ग्रांट्स वगैरह कुछ है तो फिर ग्रांट्स लेस कर देंगे मेरे एक्सपेंडिचर से, प्रीपेमेंट है पीएनएल में डालेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ असेट की केस में ओल्ड कंपोनेंट से कोई भी असेट न्यू कंपोनेंट पे यूज कर रहा हो तो इसका फेयर वैल्यू जो है ना विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर एंड विल बी एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। देन उसके बाद जो भी डिफरेंस है वो पीएनएल में चार्ज करेंगे। कौन सा डिफरेंस? फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच में, और टेम्पररी इनकम है वो लेस कर देंगे सर। ये सारे चीजें हमने देखा है बोरिंग कॉस्ट में अब तक। मोर 2 और 3 लेक्चर्स, 2 या 3 लेक्चर रहेंगे, आफ्टर दैट वी विल बी डन विद दिस इंडिया, राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।